ॐ सरस्वत्यै नमः। या कुन्दन्दुतुषारहारधवलां या शुभ्रवस्त्रावृतां या वीणावरदण्डमण्डितकरां या श्वेतपद्मासनां शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमां मत्यां जगतव्यापिनीं दीनां पुस्तकधारिणीं भगवतीं जाड्यान्तिकारवहां सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो दोस्तों 2018 में एक बिहार सरकार के जो एम्स है, पटना में एम्स है यूनिसेफ, इनके माध्यम से एक प्रोजेक्ट पे काम करने का अवसर मिला था। इस प्रोजेक्ट का एक प्रस्ताव सब मानक क्रियान्वयन प्रक्रिया मार्गदर्शिका है। इसका हमने अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किया था। ये डॉक्यूमेंट क्या है? कार्यक्रम कोई भी होता है सरकार के माध्यम से लोक कल्याणकारी, उसका कैसे निर्माण किया जाता है, पॉलिसी डॉक्यूमेंट, और कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, इसकी पूरी रणनीति पर चर्चा करती है। आइए इसके माध्यम से आपको मैं प्रोग्राम मैनेजमेंट के बारे में सिखाता हूँ, इनसे जुड़ी हुई अपनी कक्षा को साझा करता हूँ। यह सामुदायिक जो पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारने के लिए एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। आइए इसको समझते हैं। यह प्रस्ताव सह मानक क्रियान्वयन प्रक्रिया मार्गदर्शिका है। प्रोजेक्ट का नाम अंकुरन प्रोजेक्ट है। यह बिहार के स्कूली छात्रों की पोषण स्थिति को सुधारने की एक पहल कार्यक्रम चलाई गई थी। और भी सारे अन्य राज्य हैं या फिर जो संयुक्त राष्ट्र संघ के यूनाइटेड नेशंस के जो यूनिसेफ और संस्थान से जुड़े हुए जो संगठन सदस्य राष्ट्र हैं, वो भी इन कार्यक्रम को अपने यहाँ एक्सटेंशन कर सकते हैं। आइए इनको समझते हैं। यूनिसेफ फॉर एवरी चाइल्ड, यूनिसेफ के माध्यम से इस कार्यक्रम को तैयार किया गया था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, जिनको कि राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए, इनके माध्यम से इस कार्यक्रम को क्रियान्वित किया गया इस संस्था के माध्यम से। विषय सूची को समझते हैं। सबसे पहले संक्षिप्त शब्दों की सूची है। बिहार की पोषण समस्या अध्याय 1 में चर्चा की गई है। अध्याय 2 पोषण वाटिका ज्ञान दृष्टिकोण एवं अभ्यास सुदृढ़ीकरण की प्रभावी रणनीति। अध्याय 3 विद्यालय पोषण वाटिका परियोजना। अध्याय 4 परियोजना प्रारंभ व क्रियान्वयन योजना। अध्याय 5 राज्य प्रायोजित अन्य योजनाओं के साथ संबंध। अध्याय 6 परियोजना के वित्तीय अवयव। अध्याय 7 अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण। संलग्निका है। संलग्नक 1 परियोजना विद्यालय विवरण पंजी, संलग्नक या अनुलग्नक कहते हैं, 2 विद्यालय वार फसल कैलेंडर पंजी, संलग्नक 3 विद्यालय वार मासिक उत्पादन एवं कटाई निगरानी पंजी, संलग्नक 4 विद्यालय वार मासिक पोषण वाटिका लागत निगरानी पंजी, संलग्नक 5 विप्स कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण, संलग्नक 6 राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण, संलग्नक 7 राष्ट्रीय कृमि नियंत्रण कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण। यूनिसेफ फॉर एवरी चाइल्ड, संक्षिप्त शब्दों की सूची है। ANM ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ्स को कहते हैं। आशा प्रमाणित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता। आत्मा कृषि तकनीकी प्रबंधन निकाय है। AWC आंगनबाड़ी केंद्र। AWW आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। BRC प्रखंड संसाधन केंद्र। BRP प्रखंड संसाधन व्यक्ति। CRC संपूर्ण संसाधन केंद्र। डॉक्टर RPCAU डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। GOI भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। HH गृह हाउस होल्ड। ICDS समेकित बाल विकास परियोजना। IFA आयरन फॉलिक एसिड। KVK कृषि विज्ञान केंद्र। MCP मातृ व शिशु सुरक्षा। MDM मध्याह्न भोजन। मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना। MUAC मध्य ऊपरी बाहु परिधि माप। NHFS राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिवार सर्वेक्षण। ORS ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। PHC प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। RBSK राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। RKSK राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। STG सतत विकास लक्ष्य। यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन निधि है।
VHSND ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस, विप्स साप्ताहिक आयरन फॉलिक एसिड अनुपूरण कार्यक्रम। अध्याय 1 की चर्चा करें। इसमें बिहार की पोषण चुनौतियों की चर्चा की गई है। इसी तरह से अन्य राज्यों के द्वारा भी अपने राज्य की पोषण चुनौतियों को प्रस्तुत किया जा सकता है सेम फॉर्मेट में। मैथमेटिक्स का जो फार्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b², इसी फॉर्मेट में अपने राज्य का विवरण भर के, अपने देश का विवरण भर करके इस तरीके के कार्यक्रम का इम्प्लीमेंटेशन किया जा सकता है। वर्तमान में बिहार की पोषण चुनौतियों की चर्चा की गई थी कि वर्तमान में कुपोषण पूरी मानवता और खासतौर से बच्चों की प्रमुख समस्याओं में से एक गंभीर समस्या के रूप में उभर रहा है। NHFS 4 के अद्यतन आकलन के अनुसार बिहार राज्य में कुपोषण का विचारणीय परिदृश्य उभर कर आया है। स्वास्थ्य और पोषण स्तर के एक सूचक के रूप में हालांकि NHFS 3 के सापेक्ष में इसकी स्थिति सुधरी है, लेकिन व्यापक परिस्थिति में अभी भी कुपोषण की स्थिति विचारणीय है। NHFS 4 की प्रमुख बिंदु को नीचे लिखा गया है। पहले बच्चों की पोषण स्थिति की चर्चा करें। 5 वर्ष से कम उम्र के 48% बच्चे या तो बौने हैं अथवा उम्र के अनुसार उनकी औसत लंबाई कम है। इससे यह प्रतीत होता है कि उन्हें कुछ समय में पर्याप्त पोषण नहीं मिल रहा है। 21% काफ़ी दुबले पतले हैं या लंबाई के अनुसार वे बहुत पतले हैं। इसका प्रमुख कारण अपर्याप्त आहार या बीमारी के कारण वजन कम होना हो सकता है। और 7% बच्चे तो बिल्कुल ही कमज़ोर हैं। 44% बच्चे अल्प वजन के हैं, जो गंभीर और अत्यंत अल्प पोषण को दर्शाता है। यहाँ तक कि जीवन के प्रथम 6 माह में जब लगभग सभी बच्चे स्तनपान करते हैं, 19% बच्चे बौने, 20% बच्चे कम वजनी और 31% बच्चे अल्प विकसित हैं। यह वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की डेटा की बात है। इंटरनेशनल रेफरेंस ऑफ पॉपुलेशन नोट न्यूट्रिशनल स्टेटस एस्टिमेट्स आर बेस्ड ऑन 2006। ये अलग अलग जगह का पता लगाया जा सकता है। ट्रेंड्स इन चिल्ड्रंस न्यूट्रिशन स्टेटस का ये डेटा है। परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 इयर्स, NHFS, ये इनसे जुड़ा हुआ पार्ट है। तो यह काफ़ी एक मदद वाला चीज़ है, इसको आदमी जानता है। तो NHFS की स्थिति को ये दर्शा रहा है। अब इसमें आगे बात करते हैं। NHFS 3 के सापेक्ष बिहार के बच्चों की पोषण स्थिति में सभी निर्धारकों के आधार पर सुधार हुआ है। निर्धारक जो हैं अलग अलग, इसके आधार पर सुधार हुआ है। NHFS 3 और NHFS 4 के बीच 10 वर्षों के दौरान शिशुओं में बौनापन 56% से घटकर 48% रह गया है। साथ ही अल्प वजनी बच्चों की संख्या 56% से घटकर 44% हो गई है, जबकि इसी समय अंतराल के दौरान दुबलापन 27% से घटकर 21% रह गया है। बौनापन, दुबलापन और अल्प वजन में सुधार के बावजूद बाल कुपोषण अभी भी बिहार की प्रमुख समस्या है। बच्चों के लिंग, धर्म और बच्चों की जीवन शैली के आधार पर अल्प पोषण की स्थिति में सामान्य साइन अंतर है, जबकि अन्य मौलिक लक्षणों के आधार पर व्यापक विषमता व्याप्त है। शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में बौनापन और अल्प वजन की समस्या अधिक है। अब शिशुओं को खाना खिलाना। हालांकि बिहार भर में स्तनपान तकरीबन प्रचलित है, फिर भी 6 माह से कम उम्र के मात्र 35% शिशुओं को जन्म से पहले घंटे के अंदर स्तनपान कराएगा, जैसा कि निर्दिष्ट है। जबकि NHFS 3 के सापेक्ष में स्तनपान की शुरुआत सूचक पर आशातीत सुधार हुआ है। कई शिशु अभी भी उच्च पोषकता वाले प्रथम दुग्ध, कोलेस्ट्रॉल और इसके एंटीबॉडी से वंचित हैं। जन्म के प्रथम 3 दिन के अंदर ही लगभग 1/4 बच्चों को माँ के दूध के अलावा कुछ और भी दिया जाए। 6 से 8 माह की उम्र में बिहार के 1/3 32% शिशुओं को भी माँ के दूध के साथ संपूरक आहार मिल पाता है। प्रमुख IYCF सूचकों की पृष्ठभूमि के आधार पर 6 माह से 23 माह के 1/3 से कम 30% शिशुओं को ही प्रतिदिन निर्धारित न्यूनतम संख्या बार खाना खिलाया गया और मात्र 18% शिशुओं को ही पर्याप्त प्रकार के खाद्य समूहों का सेवन कराया गया। मात्र 8% शिशुओं को ही सभी 3 निर्दिष्ट अभ्यासों के अनुसार आहार मिला। बिहार में शैशवावस्था के दौरान मृत्यु और शिशु मृत्यु दर में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी होना एक प्रमुख कारण है। भारत सरकार के अनुसार 9 माह की उम्र के बाद प्रत्येक 6 माह के अंतराल पर शिशुओं को 5 वर्ष की उम्र तक विटामिन A की खुराक मिलनी चाहिए। NHFS 4 के अनुसार बिहार में सर्वेक्षण से पूर्व 9 माह से
59 माह के बीच के मात्र 62% शिशुओं को ही विगत 6 माह में विटामिन ए की खुराक दी गई है। 9 से 23 माह के मात्र 46% शिशुओं ने ही दिन या रात के दौरान विटामिन ए की प्रचुरता वाले आहार का सेवन किया। 9 से 23 माह के मात्र 16% शिशुओं ने ही सर्वेक्षण से पूर्व दिन या रात को आयरन की प्रचुरता वाले आहार का सेवन किया। अब वयस्क स्वास्थ्य स्थिति की चर्चा करें। बिहार की हर 5 में से 2 महिलाएं 42% और 38% पुरुष या तो बहुत पतले अधिक वजन वाले या मोटापा के शिकार हैं। अधिक वजन या मोटापा के सापेक्ष में अधिक पुरुष और स्त्रियां दुबली पतली हैं, जो NHFS 3 की स्थिति के समान है। बिहार की 30% महिलाएं और 25% पुरुष अधिक पतले हैं, लेकिन अधिक वजन वाले या मोटे लोगों की प्रतिशतता लगभग दुगनी होकर पुरुषों में 13% और महिलाओं में 12% हो गई है। 5 में से 3 महिलाएं और पुरुष अपनी लंबाई के सापेक्ष अधिक वजन के हैं। कम उम्र समूहों, ग्रामीण क्षेत्रों और अनुसूचित जाति की महिलाओं में अल्प पोषण की समस्या आमतौर पर एक समान है। अधिक उम्र के वयस्कों, शहरी निवासियों और शिक्षितों में अधिक वजन और मोटापे की समस्या अधिक है, क्योंकि वे आबादी समूह जिनके अधिक दुबले पतले होने की संभावना है, उनके समूह अधिक वजन वाले या मोटापा के शिकार लोगों के समान है। इन 2 समस्याओं से ग्रस्त लोगों की प्रतिशतता विभिन्न समूहों में नियत लगभग अस्थायी रही है और इसी पर उनकी शैक्षणिक योग्यता, जाति, उम्र, आवास या वैवाहिक स्थिति का विशेष असर नहीं रहा है। अब पहल की नितांत आवश्यकता है। NHFS 4 के आंकड़ों के आधार पर यह सिद्ध होता है कि बाल स्वास्थ्य के परिप्रेक्ष्य में बिहार की स्थिति दयनीय है और यह आपातकालीन स्थिति की ओर बढ़ रहा है। ऐसे राज्य जिसमें मात्र 7.5% बच्चों को पर्याप्त आहार मिल रहा हो, भावी भविष्य में वहाँ स्वास्थ्य आपातकाल का सामना करने की बड़ी संभावना है। अल्प विकसित, कम वजन और अन्य आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि 2030 तक जो सतत विकास लक्ष्य की भी समय सीमा है, बिहार की आधा से अधिक आबादी स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित रहेंगे और इनकी पूरी संभाव्यता है कि राज्य के एक उत्पादक व्यक्ति के रूप में शायद वे अपना योगदान नहीं दे सकेंगे। इसलिए काम करने की आवश्यकता है ताकि इनका स्वास्थ्य सुधर सके। इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि सतत विकास लक्ष्य 2030 के हस्ताक्षरकर्ता और क्रियान्वयन के लिए बाध्य राज्य सरकार के साथ साथ संबंधित हितभागी भी स्थिति को संज्ञान में लेते हुए राज्यव्यापी कार्य योजना के रूप में सुधारात्मक प्रयासों की पहल करें। अध्याय 2 है पोषण वाटिका, पोषण जागरूकता एवं उपभोग सुदृढ़ीकरण की एक कारगर रणनीति है। इसके बारे में चर्चा किया गया है। ऊपर वाला अध्याय 1 में जो फॉर्मूला दिया गया, इस आधार पर हर एक राज्य अपने अपने राज्य के बारे में लिख सकते हैं। मैथमेटिक्स का फॉर्मूला याद रखिए, उस आधार पर आंकड़ों का अपना राज्य के बारे में भर के लिख सकते हैं। अब है कि इस समस्या को दूर करने का क्या उपाय है, तो जो नीति निर्धारकों ने है ऐसा सुझाया है, इसको समझिए। अध्याय 2 पोषण वाटिका, पोषण जागरूकता एवं उपभोग सुदृढ़ीकरण की एक कारगर रणनीति की चर्चा की गई। कुपोषण के परिप्रेक्ष्य में अनुभवों से यह स्पष्ट होता है कि इस समस्या की जड़ कई कारकों तक फैला हुआ है। अधिकांश समय ये कारक एक साथ प्रभावी होते हैं और कुछ परिस्थितियों में स्वतंत्र रूप से भी ये अपना प्रभाव डालते हैं। इन कारकों को प्राथमिक रूप से 2 समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे पहला आर्थिक कारक और दूसरा सामाजिक कारक, जो प्राथमिक रूप से समुदाय के ज्ञान, अभिवृत्ति, दृष्टिकोण और अभ्यासों के रूप में प्रकट होता है। पहले समूह के कारकों का परिवार की आय अर्जित करने की क्षमता से सीधा संबंध है, जो परिवार की खाद्य सुरक्षा से जुड़ा है, जबकि दूसरे समूह के परिप्रेक्ष्य के कारकों का सीधा संबंध परिवार और समाज के ज्ञान, दृष्टिकोण और अभ्यासों से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। यहाँ यह दर्शाना बहुत महत्वपूर्ण है कि वे कारक जो दूसरे समूह से संबंधित हैं, वे कुपोषण को लेकर गंभीर चुनौती उत्पन्न करते हैं। इस संदर्भ में कठिनतापूर्वक हल किए जाने वाले कुछ प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं। पहला, घर परिवार के स्तर पर भोजन प्राप्त करने के संबंध में व्याप्त लिंग भेद की चर्चा की जाए। इनको दूर करने का प्रयास किया जाए ताकि बच्चों, लड़के और लड़कियों को उनका अधिकार समान रूप से मिल सके। लड़कियों का कम उम्र में विवाह एवं कम उम्र में गर्भधारण को रोका जाना चाहिए। उच्च प्रजनन दर एवं 2 बच्चों के जन्म के बीच में कम अंतराल की समस्या है। लिंग चयन, पुरुषों को प्राथमिकता, जिसका महिलाओं के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। संतुलित आहार एवं खाद्य विविधता के संबंध में कम जानकारी, विशेष रूप से सूक्ष्म पोषक तत्वों के स्रोत के बारे में। सांस्कृतिक मान्यता तंत्र के कारण भोजन संबंधी पूर्वाग्रह है। पहले पति खाएंगे, तब बच्चा पूछेगा तो पत्नी खाएगी। इन सबको देखें, सबका सुरक्षा स्वास्थ्य बना रहे।
भोजन आपूर्ति के अकार्बनिक स्रोतों पर अति निर्भरता और प्रारंभिक गृह वाटिका आधारित कृषि कार्यों में कमी। वर्तमान में कई अध्ययनों में यह दर्शाया गया है कि गर्भावस्था के दौरान ही कुपोषण अपनी जड़ें जमा लेता है। उपरोक्त दो समूह के कारकों के प्रभाव से कुपोषणग्रस्त दुर्बल महिला का शरीर अपने गर्भ में पल रहे शिशु का स्वस्थ विकास होने में सहयोगी नहीं बन पाता है। इसके परिणाम स्वरूप जन्म के समय कम वजन और आकार एवं अन्य जन्म संबंधित समस्याओं से ग्रस्त शिशु का जन्म होता है। कुपोषण से लड़ने के लिए बहुव्यापी रणनीति की आवश्यकता होती है। इसलिए राज्य में स्वास्थ्य और पोषण संबंधित सूचकों में सुधार के लक्ष्य को ध्यान में रखकर राज्य सरकार अपनी कई एजेंसियों के द्वारा कई कार्यक्रमों को क्रियान्वित कर रही है। इनमें से कुछ प्रमुख कार्यक्रम निम्नलिखित: ICDS द्वारा भोजन संपूर्ण कार्यक्रम। दूसरा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के तहत मासिक आरोग्य दिवस BHSND द्वारा स्वास्थ्य सहयोग पहल। तीसरा, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBSK के तहत बाल स्वास्थ्य जांच और त्वरित चिकित्सा सेवाओं का प्रावधान। यह कार्यक्रम 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में प्रभावी 30 स्वास्थ्य परिस्थितियों के विषय की पहचान और प्रबंधन को लक्षित करता है। इन परिस्थितियों में जन्म के समय व्यापक अपंगता, बच्चों में बीमारियां, पोषण तत्वों की अल्पता संबंधित समस्याएं और अपंगता के साथ साथ विकास में कमी शामिल। साप्ताहिक आयरन फॉलिक एसिड अनुपूरक कार्यक्रम है। विद्यालय जा रहे बच्चों को ध्यान में रखकर चलाया जा रहा मध्याह्न भोजन योजना है। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम है। इसका मुख्य उद्देश्य किशोरों में स्वास्थ्य, प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य का सुधार करना है। स्वास्थ्य और स्वच्छता को सुदृढ़ करने के लिए स्वच्छ भारत अभियान है। स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधित अच्छी अभ्यासों से भोजन और जल के प्रदूषण से होने वाली बीमारियों से सुरक्षा मिलती। यूनिसेफ राज्य में कुपोषण से जुड़ी उभरती परिस्थितियों पर सतर्क निगरानी रखती है और बिहार राज्य के बच्चों के पोषण स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए राज्य सरकार को रणनीति निर्माण एवं पहल में सहयोग करने हेतु बाध्य है। इस प्रावधान के अनुसार यूनिसेफ ने बिहार सरकार के शिक्षा विभाग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा एवं अन्य विकास संस्थानों के सौजन्य से 8 से 14 उम्र के बच्चों के लिए एक नवाचारी पोषण व स्वच्छता सहयोग परियोजना का प्रारूप तैयार किया। यह परियोजना सरकारी मध्य विद्यालयों के परिसर में मॉडल पोषण वाटिका स्थापित करने से मूल रूप से संबंधित है। अंकुरण नाम की इस परियोजना के अंतर्गत पोषण और स्वच्छता के संदर्भ में विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों में अनिवार्य ज्ञान, दृष्टिकोण और अभ्यास हेतु बेहतर प्रारूपों का प्रदर्शन को परियोजना के लक्ष्य के रूप में निर्धारित किया गया। इस परियोजना को पूर्णिया जिला के 100 स्कूलों में पायलट आधार पर सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया गया था। आशा है इस परियोजना को अन्य सभी विद्यालयों में भी क्रियान्वित किया गया होगा। इस पायलट परियोजना के माध्यम से मिले कुछ प्रमुख सीख और अनुकरणीय बिंदु नीचे प्रस्तुत हैं। पहला, विद्यालयों में विद्यार्थियों के बीच पोषण संबंधित सीख बढ़ाने में आदर्श पोषण वाटिका एक प्रभावी माध्यम सिद्ध हुआ है। देखो और सीखो के सिद्धांत पर आधारित पोषण वाटिका शारीरिक और मानसिक विकास में जैविक विधि से उपजाए गए हरी सब्जियों के महत्व को स्थापित करने और समझाने में सहयोगी सिद्ध हुआ है। विभिन्न हरी सब्जियों में पाए जाने वाले सूक्ष्म पोषक तत्व और उनके महत्व को समझाने में भी यह कारगर सिद्ध हुआ है। विद्यार्थियों और अभिभावकों में पोषण संबंधित जागरूकता फैलाने में पोषण वाटिका एक महत्वपूर्ण संदर्भ प्रसंग की भूमिका अदा करता है। जैसे जब प्रार्थना सत्र के दौरान चर्चा, कक्षा के दौरान चर्चा, विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक के दौरान एजेंडा में पोषण को शामिल करना, प्रतियोगिता एवं पोषण मेला इत्यादि के आयोजन से इसकी चर्चा की जा सकती है। स्वास्थ्य और स्वच्छता एवं अच्छा स्वास्थ्य के लिए अच्छे भोजन के साथ साथ स्वास्थ्य और स्वच्छता के महत्व को समझाना। पोषण वाटिका के आसपास आयोजित शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावकों, सहयोगी कार्यकर्ताओं और अन्य हितभागियों को पोषण संबंधित विषयों के साथ जोड़ने में सहयोग मिला। इससे विद्यालय परिसर की सुंदरता में भी निखार आया। विद्यालय और घरेलू स्तर पर विभिन्न प्रकार की सब्जियों के सेवन को बढ़ावा देने में पोषण वाटिका की असीम संभावनाएं हैं। यह मध्याह्न भोजन के दौरान अतिरिक्त सब्जी का एक अच्छा स्रोत सिद्ध हुआ। विद्यालय में स्थित पोषण वाटिका का सुनियोजित रूप से स्थापना और प्रबंधन से अभिभावकों का काफ़ी प्रेरणा मिली है। इसमें घरेलू स्तर पर किचन गार्डन की स्थापना करने के विभाग को सुदृढ़ सशक्त करने की असीम संभावना है। अब नीचे के चार्ट के माध्यम से अप्रैल 2017 से सितंबर 2017 के दौरान जलालगढ़ प्रखंड के 13 विद्यालयों के पोषण वाटिका से प्राप्त कुल उत्पादन क्षमता को दर्शाया गया है। स्कूल न्यूट्रिशन गार्डन ब्लॉक जलालगढ़ 13 मिडिल स्कूल है। इसमें वेट इन किलोग्राम, इसमें सारा बताया गया। टोटल वेजिटेबल प्रोडक्शन कितना हुआ अप्रैल से जून तक इतना बताया गया। कौन कौन सब्जी, बैंगन हो गया, बथुआ हो गया,
धनिया, गाजर, हरा साग हो गया, जिंगली हो गया, फिर करेला हो गया, लाल साग हो गया, लोबिया हो गया, मूली हो गई, पालक, परवल हो गया, पुदीन, मिंट हो गया और टमाटर। यह परियोजना अभिभावकों को उनके घरेलू पोषण वाटिका के प्रबंधन के लिए प्रेरित करने में सहायक सिद्ध हुआ। इस परियोजना के पूर्ण होते होते 100 से अधिक घरों में इसी आधार पर पोषण वाटिका की स्थापना की गई और उन्होंने इसे जैविक विधि से प्रबंधित करने का संकल्प लिया। वर्तमान में घरेलू स्तर पर पोषण वाटिका को पोषण के स्रोत के रूप में स्वीकार करने वाले घरों की संख्या कम प्रतीत हो सकता है, लेकिन यह बिहार में कुपोषण के विरुद्ध लड़ाई में एक सकारात्मक बदलाव का संकेत है। अंकुरन परियोजना के पायलट की सफलता से बिहार राज्य को कुपोषण के विरुद्ध जंग में सबल बनाने में बिहार के सभी सरकारी विद्यालयों में पोषण वाटिका की स्थापना करने का अवसर प्राप्त होता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के साथ विषय बिहार सरकार से यह अनुरोध करती है कि अंकुरन परियोजना को राज्य पोषण कार्यक्रम के रूप में स्वीकार करते हुए इसका सभी सरकारी विद्यालयों में क्रियान्वयन किया जाए। फिर आगे अध्याय 3 है विद्यालय पोषण सुदृढ़ीकरण परियोजना। यह खंड व्यापक पैमाने पर अंकुरन परियोजना के परियोजना प्रारूप की जानकारी देता है, अर्थात जब यह परियोजना सतत विकास लक्ष्य के तहत पोषण संबंधित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सहयोग की मंशा से सभी सरकारी विद्यालयों में दीर्घकालीन परियोजना के रूप में क्रियान्वित की जाएगी। परियोजना प्रारूप है किसी भी परियोजना का आधार इस तथ्य पर आधारित होता है कि उससे मौलिक अवयवों को किस प्रकार से निर्धारित किया गया है और वे आपस में किस प्रकार संबद्ध हैं। संक्षिप्त में इन मौलिक अवयवों को क्या, क्यों और किसके लिए जैसे प्रश्नों में दर्शाया जाना चाहिए। इस खंड में आगे चलकर परियोजना के गंभीर अवयवों को दर्शाया गया है तो पूर्व के प्रश्नों के पर प्रकाश डालता है। पहल का उद्देश्य क्या है भाई? अंकुरन परियोजना के महत्वपूर्ण उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला, सरकारी विद्यालय परिसरों में से हरी पोषण सब्जियों और बागवानी पोषण पौधों की इकाई के रूप में पोषण वाटिका स्थापित करना। पोषण वाटिका से संबद्ध जागरूकता गतिविधियों के माध्यम से विद्यालय के विद्यार्थियों, अभिभावकों और अन्य हितभागियों के बीच व्यापक स्तर पर जागरूकता पैदा करना। विद्यार्थियों के बीच सुरक्षित स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को प्रोत्साहित करना। विद्यालय स्तर पर विप्स एवं राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के क्रियान्वयन को सुदृढ़ करना। लक्षित समूह, इसमें परियोजना के प्रमुख लक्षित समूह के रूप में सरकारी विद्यालयों के सभी विद्यार्थियों को शामिल किया गया है। इनके साथ साथ विद्यालय के शिक्षकों, मध्याह्न भोजन योजना के कार्यकर्ताओं और विद्यार्थियों के अभिभावकों को अभिन्न अंग के रूप में शामिल किया गया है। अब परियोजना की समय अवधि। इस परियोजना को विद्यालयों में अनवरत और सतत पहल के रूप में डिजाइन किया गया है, जिसका कोई निर्धारित समाप्ति अवधि नहीं है, यानी ये लगातार चल सकता है। किंतु साथ ही साथ क्रियान्वयन को प्रारंभ करने के उद्देश्य से इस अवधि को 2 विभिन्न क्रियान्वयन चरणों में विभाजित किया गया है। पहला चरण स्थापना चरण है। इसमें आवश्यक संरचनाओं की स्थापना की जाएगी। इस चरण में प्रमुख क्षमता वर्धन गतिविधियों को भी शामिल किया गया है ताकि आरंभ किए गए पहल को वर्ष पर्यंत सतत रूप से चलाया जा सके। परियोजना का पहला चरण 1 वर्ष में पूरा किया जा सकेगा। परियोजना के दूसरे चरण को अनंत काल के लिए तैयार किया गया है। इसमें कुछ पुनरावृत्ति वाली गतिविधियां नियमित समय सारणी के अनुसार निरंतर क्रियान्वित की जाती रहेंगी। अब परियोजना क्रियान्वयन के प्रमुख केंद्र बिंदु। सूक्ष्म पोषक तत्व जागरूकता एवं संपूर्ण कार्यक्रम। दूसरी, जैविक विधि से हरी सब्जियों की खेती को प्रोत्साहित करना। तीसरा, गृह आधारित पोषण वाटिका के माध्यम से जैविक विधि से हरी सब्जियों की खेती को पुनर्जीवित एवं सुदृढ़ करना। चौथा, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता अभ्यासों को प्रोत्साहित करना। पाँचवां, पोषण और स्वास्थ्य के परिप्रेक्ष्य में सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में योगदान देना। अब परियोजना के मुख्य परिणाम क्या हुए? यह परियोजना प्रमुख रूप से 5 परिणामों को प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा रखती है। ये हैं: पहला परिणाम, एक विद्यालय परिसर में एक क्रियाशील पोषण वाटिका की स्थापना करना एवं पोषण आपूर्ति स्रोत के आदर्श मॉडल के रूप में इसका सतत संचालन। परिणाम 2, विद्यार्थियों में हरी सब्जियों से प्राप्त होने वाले पोषक तत्वों एवं इनके स्वास्थ्य लाभ के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करना तथा घरेलू स्तर पर सब्जियों के उपभोग की मांग को बढ़ाना। परिणाम 3, घरेलू स्तर पर पोषण वाटिका की स्थापना हेतु अभिभावकों की क्षमता विकसित करना और आवश्यक संसाधनों को मुहैया कराना। परिणाम 4, हाथ की सफाई एवं अच्छी स्वास्थ्य अभ्यासों को संबंध में विद्यार्थियों की जागरूकता एवं संवेदनशीलता को बढ़ाना। और परिणाम 5 है, विप्स एवं RBSP गतिविधियों का नियमित क्रियान्वयन। प्रमुख गतिविधियां हैं। खंड 3.4 में वर्णित परिणामों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों को क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। पहला, सक्षम कृषि सहयोग निकाय द्वारा विद्यालय परिसर में पोषण वाटिका की स्थापना हेतु स्थान के चयन हेतु तकनीकी मूल्यांकन करना।
दूसरा, वर्ष पर्यंत हरी सब्जियों और बागवानी पौधों की खेती के लिए विद्यालय परिसर में पोषण वाटिका की स्थापना करना। तीसरा, मौसम के अनुसार सब्जियों और बागवानी के पौधों की खेती करना। चौथा, विद्यालयों में पोषण वाटिका के विकास एवं इसको जीवित रखने के लिए सक्षम कृषि सहयोग निकाय द्वारा नियमित अंतराल पर पोषण वाटिका की समीक्षा करना एवं तकनीकी सहयोग प्रदान करना। पाँचवा, पोषण जागरूकता विकास गतिविधियाँ। पहला, प्रार्थना सत्र के दौरान बैठक। दूसरा, कक्षा के दौरान पोषण संबंधित विषयों पर चर्चा। तीसरा, बाल संसद एवं मीना मंच की बैठकों के दौरान पोषण संबंधित मुद्दों पर चर्चा। चौथा, नियमित अंतराल पर विद्यार्थियों को पोषण वाटिका को देखने हेतु प्रोत्साहित करना एवं उपजे हुए फसलों के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए जिज्ञासा को प्रेरित करना। अगली बात है, नियमित अंतराल पर मध्याह्न भोजन पकाने के लिए पोषण वाटिका से सब्जियों और फलों की आपूर्ति करना। विद्यालय प्रबंधन की बैठक में पोषण संबंधित चर्चा को प्रोत्साहित करना एवं अभिभावकों को नियमित अंतराल पर पोषण वाटिका को दिखाना। अगला, घर पर पोषण वाटिका स्थापित करने में इच्छुक अभिभावकों को सहयोग प्रदान करना। पोषण पहलों को सुदृढ़ करने के लिए विद्यालय शिक्षकों एवं मध्याह्न भोजन योजना के कार्यकर्ताओं को क्षमता विकसित करने हेतु प्रशिक्षण प्रदान करना। विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्वों पर अध्ययन सामग्री तैयार करना। स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधित विषयों पर विद्यार्थियों के साथ बैठक एवं चर्चा करना। विद्यालयों में हाथ धोने के स्थान का निर्माण करना। नियमित अंतराल पर जागरूकता गतिविधियों का आयोजन। अर्धवार्षिक पोषण मेला का आयोजन। पोषण प्रतियोगिता। अब विप्स के तहत विद्यालयों में आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट का वितरण एवं उपभोग संबंधित प्रशासन को सहयोग करना। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत प्रत्येक 3 माह के आधार पर अंतराल पर विद्यार्थियों का स्वास्थ्य जांच सुनिश्चित करना। अब इसके नोडल क्रियान्वयन एजेंसी कौन हो सकते हैं? इस परियोजना को बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के तत्वावधान में क्रियान्वित किया जाएगा। ज़मीनी स्तर की समन्वय हेतु बिहार के विभिन्न जिलों में फैले संस्थागत तंत्र का सहयोग लिया जाएगा। इसी तरीके से अन्य राज्यों के लिए भी किया जा सकता है। क्रियान्वयन की रणनीति है, जैसा कि पहले ही दर्शाया गया है कि इस अंकुरन प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन में एक साथ कई एजेंसियां हाथ बटा रही हैं। अंकुरन परियोजना की सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए विभिन्न एजेंसियों के बीच परस्पर समन्वय और अपनी भूमिकाओं का लयबद्ध ढंग से निर्वाह अपरिहार्य था। यह रेखा चित्र अंकुरन परियोजना के क्रियान्वयन की रणनीति का प्रारूप दर्शाता है। जैसा कि इस रणनीति में रेखा चित्र में देखा जा सकता है कि परियोजना के क्रियान्वयन में सरकारी मध्य विद्यालय केंद्र बिंदु की भूमिका में। आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले देखें तो राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, यूनिसेफ है और मिड डे मील योजना है। तीनों कहाँ कार्यक्रम करेगी? गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में। अब गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में 2 चीज़ है, एक तो कृषि विज्ञान केंद्र आत्मा हो गया और दूसरा क्या हो गया? एक तो कृषि विज्ञान केंद्र या आत्मा हो गया, इसमें कि टेक्निकल असेसमेंट की बात है। न्यूट्रिशनल गार्डन प्लॉट करेंगे स्कूल कैंपस में। अगली बात क्या है? कंस्ट्रक्शन करेंगे। इसके बाद किसका? तो एक तो कृषि विज्ञान केंद्र या आत्मा है, वो सहयोग करेगी टेक्निकल असेसमेंट में, न्यूट्रिशन गार्डन प्लॉट इन स्कूल कैंपस में, और कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यूट्रिशन गार्डन और ऑर्गेनिक कल्टीवेशन, ग्रीन वेजिटेबल एंड हॉर्टिकल्चर प्लांट्स और मिड डे मील वेजिटेबल का सप्लीमेंटेशन ऑन डेली बेसिस में मदद करेगी। अगली बात हो गया इसमें कि मोबिलाइजेशन एंड जो कम्युनिटी बेस्ड एक्टिविटीज़ हैं, इनमें क्या क्या है? मॉर्निंग सेशन हो गया ऑन न्यूट्रिशन और हाइजीन, क्लासरूम सेशन हो गया न्यूट्रिशन पे, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के मीटिंग में शामिल हो गई, बाल संसद मीना मंच के एक्टिवेशन हो गया, रेफरेंस डॉक्यूमेंट है न्यूट्रिशन का, और न्यूट्रिशन क्विज कंपटीशन आयोजित किया जा सकता है। इसी मोबिलाइजेशन एंड कम्युनिटी बेस्ड एक्टिविटीज़ में तो टॉयलेट और हैंड वॉश स्टेशन कंस्ट्रक्शन है स्कूल में, ताकि पानी वानी गिर सके और हाथ धो सकें। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ न्यूट्रिशन गार्डन है, न्यूट्रिशन मेला है, ट्रेनिंग है न्यूट्रिशन गार्डन केयर टेकर एंड MDM फंक्शनरीज का, विप्स कार्यक्रम है, चेकअप है RBSK का, राष्ट्रीय बाल जो स्वास्थ्य कार्यक्रम है उसके तहत। इनसे क्या होगा? इंक्रीज होगा न्यूट्रिशन का डिमांड, सप्लाई और कंजम्पशन एंड इम्प्रूव होगा सैनिटेशन की प्रैक्टिस। अब आगे इस रणनीति रेखा चित्र के ऊपरी भाग में उन एजेंसियों संस्थानों को दर्शाया गया है जो इस पूरी प्रक्रिया में ज्ञान और संसाधन के सहयोग हेतु जिम्मेदार रहते हैं।
जैसा कि रणनीति रेखा चित्र से देखा जा सकता है कि अंकुरन प्रोजेक्ट का तार्किक क्रियान्वयन प्रारूप पोषण और स्वच्छता संबंधित ज्ञान एवं अभ्यास में कमी को पूरा करने के 2 आधार पर टिका रहा। इसे अनिवार्य रूप से पूरा करने के लिए सबसे पहले विद्यालयों में प्रदर्शन हेतु पोषण वाटिका बनाई गई और उसके बाद इसी पोषण वाटिका प्रारूप को केंद्र में रखकर विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावकों एवं मध्याह्न भोजन योजना के कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम की गतिविधियों से जोड़ा गया। यहाँ यूनिसेफ ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय को पोषण वाटिका के प्रारूप की स्थापना हेतु तकनीक और ज्ञान सहयोग प्रदान करता और परियोजना का क्रियान्वयन व अनुश्रवण हेतु मध्याह्न भोजन योजना के साथ जोड़कर अग्रणी भूमिका निभाई। यहाँ यह दर्शाना महत्वपूर्ण हो जाता है कि विद्यालयों में आदर्श पोषण वाटिका की स्थापना करने में कृषि विज्ञान केंद्र की प्रमुख भूमिका रही है। यह कृषि विज्ञान केंद्र ही रहा जिसने राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय से प्राप्त ज्ञान तकनीकों को सरल कार्य बिंदुओं के रूप में अनुवादित कर विद्यालय प्रशासन को पोषण वाटिका की स्थापना में सहयोग कर प्रमुख भूमिका निभाई। कृषि विज्ञान केंद्र ने विद्यालयों को सतत रूप से मौसम अनुसार सब्जियों और बागवानी पौधों की खेती करते हुए पोषण वाटिका के प्रबंधन में अपना योगदान दिया। इस प्रोजेक्ट के प्रारंभिक चरण में पूरा ध्यान स्कूलों में पोषण वाटिका की स्थापना पर रहा। यहाँ यूनिसेफ, सर्व शिक्षा अभियान, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय और मध्याह्न भोजन योजना के संयुक्त पर्यवेक्षण में स्कूलों द्वारा स्थापित कृषि विज्ञान केंद्र के सहयोग से विद्यालय परिसर का मूल्यांकन करके पोषण वाटिका की स्थापना हेतु पर्याप्त एवं योग्य स्थल को चिन्हित किया गया। तकनीकी आयामों पर यह मूल्यांकन कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा किया गया। एक बार मूल्यांकन पूरा हो जाने के बाद पोषण वाटिका की स्थापना की जिम्मेदारी विद्यालय प्रबंधन की हो गई। जैसे ही पोषण वाटिका का खाका जमीन पर तैयार हुआ, मध्याह्न भोजन योजना और कृषि विज्ञान केंद्र के परामर्श और जानकारी सहयोग से तात्कालिक मौसम के अनुसार सब्जियों की खेती आरंभ हो गई। अब पोषण वाटिका में खेती आरंभ होने से परियोजना के मुख्य लक्षित समूहों विद्यार्थियों को परियोजना की गतिविधियों से जोड़ने में गति आई। इसे रणनीति रेखाचित्र में ठोस द्विरेखीय हरे तीर के माध्यम से दर्शाया गया है, जो ऊपर हमने चर्चा किया। जुड़ाव व जागरूकता गतिविधियों की रचना पोषण वाटिका का संदर्भ लेकर ही किया गया है। इन जुड़ाव व जागरूकता गतिविधियों को अनवरत लागू करने की आवश्यकता पड़ी। यहाँ परियोजना क्रियान्वयन के दौरान विद्यालयों में मध्याह्न भोजन पकाने में पोषण वाटिका से प्राप्त सब्जियों का भी प्रयोग किया गया। इससे तुरंत ही विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार की हरी पोषकदार सब्जियों का स्वाद चखने का मौका मिला। नोट 1 है, पोषण वाटिका की स्थापना हेतु न्यूनतम क्षेत्र की माप, मिट्टी की गुणवत्ता, जमीन का उभार, पानी की उपलब्धता, जल निकासी और प्रदर्शन हेतु स्थान की उपयुक्तता तकनीकी मूल्यांकन के प्रमुख कारक है। अब जुड़ाव व जागरूकता गतिविधियों के आलोक में विद्यालय स्तर पर अंकुरन परियोजना से सरकार की 2 प्रमुख कार्यक्रमों विप्स और RBSK को जोड़ा गया। विद्यालय स्तर पर जुड़ाव व जागरूकता गतिविधियों के एक भाग के रूप में विप्स और RBSK गतिविधियों के नियमित क्रियान्वयन हेतु यूनिसेफ और मध्याह्न भोजन योजना ने स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय स्थापित किया। उपरोक्त द्वि आधारित रणनीतिक पहल का तार्किक निष्कर्ष यह रहा कि इससे सब्जियों द्वारा प्राप्त होने वाले सूक्ष्म पोषक तत्वों और स्वस्थ विकास में उनका योगदान के संदर्भ में विद्यार्थियों एवं अन्य हितभागियों में व्यापक स्तर पर जागरूकता और संवेदनशीलता का उदय हुआ। इसके परिणाम स्वरूप विद्यार्थियों द्वारा घर के आसपास हरी सब्जियों को उपजाने और उनके प्रयोग में वृद्धि हुई, जिससे उनके विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। स्वच्छता के संदर्भ में भी इसी प्रकार के परिणाम प्राप्त हुए। आगे चर्चा करते हैं। अध्याय 4 परियोजना क्रियान्वयन योजना है। किसी भी परियोजना की सच्ची सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि कौन सी गतिविधियां लागू की जा रही हैं और इन्हें किस प्रकार लागू किया जा रहा है। इस अध्याय में अंकुरन परियोजना की प्रमुख गतिविधियों के विवरण को विस्तार से दिया गया है। पहली बात है पोषण वाटिका की स्थापना। पोषण वाटिका की स्थापना हेतु कुछ प्रारंभिक तैयारी की आवश्यकता होती है। ये मौलिक तैयारियाँ प्रारंभिक रूप से तकनीकी मूल्यांकन और अवसंरचना संबंधित है। विद्यालय परिसर में पोषण वाटिका की स्थापना हेतु उपयुक्त स्थान का चयन हेतु एक सक्षम कृषि सहयोग निकाय द्वारा तकनीकी मूल्यांकन किया जाएगा। दूसरा, इसके लिए वाटिका का आकार एवं इसमें क्यारियाँ बनाना। पोषण वाटिका की स्थापना हेतु आदर्श भूमि की माप 20 वर्ग मीटर 225 वर्ग फीट लगभग है। इसे छोटी छोटी क्यारियों में वर्गीकृत किया जाएगा। इन क्यारियों को बनाने का उद्देश्य यह है कि किसी भी मौसम में उपजने वाले विभिन्न फसलों की खेती एक साथ किया जा सके, ताकि विभिन्न पोषक अवयवों वाले फलों और सब्जियों को उपजाया जा सके। नीचे दर्शाए गए प्रारूप के अनुसार क्यारियाँ तैयार की जा सकती हैं। यह जैसे दिखाया गया 225 स्क्वायर फीट का न्यूट्रिशन गार्डन प्लॉट स्कीम मैप है। 3 फीट 3 फीट 3 फीट 3 फीट 3 फीट की बना करके अलग अलग प्लॉटिंग कर दिया गया है। इसमें
पपीता हो गया, नीम हो गया, ड्रम स्टिक या जामुन का पौधा, ये सब लगा करके इसको तैयार कर दिया गया। प्रारूप में दर्शाए गए क्यारियों की लंबाई और चौड़ाई सांकेतिक हैं। इस प्रारूप चित्र में एक आदर्श पोषण वाटिका की संरचना को दर्शाया गया है। व्यवहारिक तौर पर विद्यालय में पोषण वाटिका के लिए उपलब्ध जमीन की संरचना और आकार प्रदर्शित प्रारूप चित्र से भिन्न हो सकता है। इस परिस्थिति में विद्यालयों द्वारा पोषण वाटिका की स्थापना हेतु उचित निर्णय लिया जा सकता है। मौलिक संकल्पना है कि पोषण वाटिका की समावयवता से परे उठकर क्यारियों के क्षेत्रफल को चित्र में दर्शाए क्षेत्रफल के माप के बराबर तैयार किया जाना चाहिए। अगली बात है कृषि उपकरण। कृषि उपकरण खेती हेतु आवश्यक और अभिन्न अंग। पोषण वाटिका के विभिन्न प्रारूपों को तैयार करने के लिए कुछ आधारभूत कृषि उपकरणों की आवश्यकता होगी। नीचे की सारणी में कुछ आधारभूत कृषि उपकरणों की आवश्यकता होगी। नीचे की सारणी में कुछ उपकरणों का नाम दिया गया है जिनकी आवश्यकता विभिन्न प्रकार के पोषण वाटिका की स्थापना हेतु पड़ेगी। खुरपी, बगान रेक, कुल्हाड़ी, छोटा छिड़काव यंत्र, हाथों से निराई करने वाला उपकरण, छिड़काव यंत्र। अब है घेराव, जमीन का घेराव करने के लिए। पोषण वाटिका में रोपे गए पौधे को उचित सुरक्षा प्रदान करने के लिए उपयुक्त घेराव की आवश्यकता होगी। पोषण वाटिका के घेराव के प्रारंभिक उद्देश्य निम्न है। पहला, पोषण वाटिका को अवांछित गतिविधियों से नुकसान होने से सुरक्षा प्रदान करना। फसल मौसम के दौरान पोषण वाटिका में आवागमन को प्रबंधित और नियंत्रित करना। पोषण वाटिका के लिए एक निश्चित भौगोलिक सीमा तय करना। पोषण वाटिका का घेराव करने के लिए प्रारंभिक संसाधन के रूप में बांस का प्रयोग किया जाना चाहिए। अगली बात है जल स्रोत एवं जल निकासी की व्यवस्था। पोषण वाटिका की स्थापना करने के संदर्भ में यह एक अति महत्वपूर्ण अवयव है। विद्यालय में जल का बहुवार्षिक स्रोत एक बोरिंग होना चाहिए। पोषण वाटिका से जल निकासी की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए ताकि जल जमाव के कारण फसलों को नुकसान न हो। अगली बात है कृषि योजना। आगे के खंड में पोषण वाटिका के संचालन से संबंधित प्रक्रियाओं को बताया गया है, अर्थात वे सभी कार्य जो फसल रोपाई से फसल कटाई के बीच किए जाने हैं। इस संचालन आयाम को 5 प्रमुख चरणों में बांटा गया है। ये चरण निम्न है। पहला चरण है पोषण वाटिका की भूमि की तैयारी। दूसरा चरण बीज की खरीद, उपचार एवं बुआई। तीसरा चरण है जल प्रबंधन। चौथा चरण कीड़क व कीट प्रबंधन। पाँचवा चरण है फसल कटाई। इस खंड के सभी चरणों को खरीफ, रबी और जायद तीनों फसल मौसम के संदर्भ में आगे विवरण दिया गया है। पहला चरण पोषण वाटिका की भूमि की तैयारी। सब्जियों को उपजाने के लिए भूमि तैयार करने का अर्थ सफल पौधा रोपने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना है। यह प्रक्रिया विशिष्ट है और इसमें समय लगता है, किंतु यह सही वाटिका के निर्माण के लिए जरूरी है। मिट्टी की तैयारी को निम्नलिखित चरणों में विभाजित किया जा सकता है। क, पोषण वाटिका की जुताई कर मिट्टी की तैयारी करना प्रारंभ करें। बीच में भूमि की जुताई करने से पहले इसकी परिधि के कोने को खोदकर परिधि तैयार कर लें। कुदाल की सहायता से मिट्टी की ऊपरी सतह को छीलकर हटा दें। यदि अधिक घास फूस नहीं है तो केवल अवांछित पौधों, पत्थर के टुकड़ों और कंकड़ को हटा दें। ख है, कुदाल से मिट्टी को पलटना आरंभ करें। मिट्टी की खुदाई करने से यह टूट जाता है और पौधारोपण के लिए तैयार हो जाता है। मिट्टी के लगभग 12 इंच 30 सेंटीमीटर गहरा खोदें। इस प्रक्रिया के साथ साथ कंकड़ पत्थर को साथ साथ हटाते चलें। ग है, सफलतापूर्वक सब्जी उपजाने के लिए मिट्टी में कुछ मात्रा में खाद्य उर्वरक मिला लें। पूरे क्षेत्र में खाद उर्वरक फैला दें। जुते हुए ज़मीन में खाद मिलाने के लिए इसे कुदाल से कम 6 इंच 15 सेंटीमीटर नीचे तक जोतकर मिट्टी को पलटकर मिट्टी के बड़े टुकड़ों को तोड़ दें। नीचे की सारणी में पोषण वाटिका के विभिन्न मॉडल के लिए उर्वरक की मात्रा दी गई है। घ, पौधा लगाने से पहले कुछ दिनों तक मिट्टी को अस्थायी होने के लिए छोड़ दें। अगली बात है जल निकासी की पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि वाटिका में जल लगाव न हो। इसके लिए वाटिका के चारों ओर छोटी छोटी नालियाँ बनाई जा सकती हैं। अब दूसरा चरण है बीज की खरीद, उपचार एवं बुआई। मिट्टी की तैयारी के बाद दूसरा चरण बीज की खरीद, उपचार एवं बुआई है। यह प्रत्यक्ष रूप से उपजाए जाने वाले फसल जोत का आकार और विशेष रूप से कृषि मौसम पर निर्भर करता है। इस परिप्रेक्ष्य में विद्यालय को सक्षम कृषि सहयोग एजेंसी से संपर्क करना चाहिए ताकि मौसम के अनुसार उचित बीज का आपूर्ति हो सके। नीचे की सारणी में 3 मौसम के अनुसार संभावित फसल के बीजों का विवरण दिया गया है। मौसम है फसल का नाम। खरीफ के अंदर फसल कौन कौन हो सकती हैं? भिंडी, टमाटर, अरबी, खीरा, बैंगन। रबी में पालक, मटर, गोभी, बंधा गोभी, टमाटर, गाजर, आलू। जायद में
भिंडी, खीरा, बैंगन, अरबी, पालक, शकरकंद, केला भी मेज पर लगा सकते हैं। ऊपर की सारणी में फसल के प्रकारों को सलाह मात्र के लिए दिया गया है और कृषि सहयोग एजेंसी के परामर्श के अनुसार फसल मौसम के अनुसार वास्तविक खेती की जानी चाहिए। अब है बीज उपचार। बीज उपचार के सिद्धांत का उपयोग एवं अनुप्रयोग जैविक एवं रासायनिक एजेंट का प्रयोग करके मिट्टी और बीज को प्राथमिक स्तर पर बीमारियों का नियंत्रण किया जाता है। इससे फसल सुरक्षा बढ़ती है, जिससे स्वस्थ और पुष्ट पौधों का निर्माण होता है और अच्छी उपज होती है। बीज उपचार करने से अंकुरण में वृद्धि होती है और एक समान रूप से छोटे पौधे उभरते हैं। यह बीज और कोयलों को प्रारंभिक मौसमी मौसमी बीमारियों और कीड़े पीड़कों से सुरक्षा प्रदान करती है, जिसके फसल का उभार एवं वृद्धि सही ढंग से होता है। जैविक वृद्धि आधारित खेती को प्रोत्साहित करने के लिए इस परियोजना के तहत कृषि सहयोग एजेंसी के पर्यवेक्षण सहयोग से केवल जैविक विधियों का ही प्रयोग किया जाएगा। अगला है बीज बुआई। निम्नलिखित सारणी के माध्यम से प्रस्तावित फसल के पोषण वाटिका में बुआई करने की विधि को दर्शाया गया है। फसल का नाम है, बुआई की प्रक्रिया है। ओकरा यानी भिंडी। भिंडी की बुआई करने के लिए सतह को बराबर किया जाना चाहिए। 45 से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर वर्ग और आवर्त में 2-2 बीज बोना चाहिए। इसे लगभग 2.5 सेंटीमीटर गहराई पर बोना चाहिए। खीरा। बीज बुआई के लिए मिट्टी समतल होनी चाहिए। मुख्य क्यारी के दोनों ओर 1 से 1.5 सेंटीमीटर की दूरी पर 2.5 सेंटीमीटर की गहराई में 2 से 3 बीज बोना चाहिए। अगला है टमाटर। टमाटर को पुनः पौधारोपण विधि से लगाया जाना चाहता है। सबसे पहले बीज वाटिका नर्सरी में छोटे छोटे पौधे तैयार करने चाहिए। 25 से 30 दिन का पौधा पुनः रोपने के लिए तैयार होता है। छोटे पौधों को 60 × 45 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाया जाना चाहिए। अगला है बैंगन। बैंगन की खेती पुनः रोपण विधि से की जाती है। सबसे पहले इसके छोटे छोटे पौधों को नर्सरी में तैयार किया जाना चाहिए। खरीफ फसल के दिन जून महीने में पौधशाला तैयार किया जाता है और 22 से 40 दिन के बाद पौधों का पुनः रोपण किया जाता है। मुख्य वाटिका में 75 × 60 सेंटीमीटर की दूरी पर पौधों का पुनः रोपण किया जाता है। गर्मी के मौसम के लिए नवंबर के महीने में नर्सरी में बीज रोपा जाता है और 28 से 40 दिन के बाद जनवरी में 60 × 50 सेंटीमीटर की दूरी में पर पुनः पौधारोपण किया जाता है। अगला है पालक। बीज बोने के लिए अच्छी तरह से ज़मीन तैयार करना चाहिए। 30 × 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 2-2 बीज बोना चाहिए। अगली है मटर। बीज बोने से पहले ज़मीन में पर्याप्त नमी के लिए पूर्व सिंचाई करके ज़मीन तैयार किया जाना चाहिए। 2.5 से 3 सेंटीमीटर की गहराई पर 30 × 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बीज बोना चाहिए। अगला है आलू। अच्छी कली खिलने के लिए भूर-भूरी मिट्टी का खेत तैयार किया जाना चाहिए। गहरी जुताई के बाद मिट्टी को 1-2 बार मिट्टी की निराई कर खेत को समतल और मुलायम बनाना चाहिए। बीज बोने से पहले ज़मीन में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। ज़मीन तैयार करने के बाद कुदाल की सहायता से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर क्यारियाँ बनाई जाती हैं। क्यारियों की छोर पर खुरपी की सहायता से आलू को ज़मीन में डाला जाता है। 15 × 15 सेंटीमीटर की दूरी पर छोटे आलू और 20 × 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बड़े बीज को बोया जाता है। अगला है बंद गोभी। बंद गोभी को पुनः पौधारोपण विधि से बोया जाता है। पहले नर्सरी में छोटे पौधों को तैयार किया जाता है। एक समान रूप से नर्सरी में बीजों का छिड़काव करें। सतह को बालू और राख के मिश्रण से ढक दें। यदि आवश्यकता हो तो तब नर्सरी में थोड़ा सा जल का छिड़काव कर दें। अगली फसल के लिए अगस्त के अंतिम सप्ताह से 15 सितंबर के बीच नर्सरी में बीज का छिड़काव किया जाना चाहिए। पिछली फसल के लिए सितंबर माह के मध्य से अक्टूबर के बीच बीज का छिड़काव किया जाना चाहिए। पुनः पौधारोपण के लिए 21 से 25 दिन के पौधों को पुनः रोपण करें। 45 × 45 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पौधा रोपें। मध्य और अंतिम फसल के लिए 45 × 45 सेंटीमीटर की दूरी पर पौधा लगाएं। अगला है गोभी। गोभी को पुनः पौधारोपण विधि से लगाया जाता है। सबसे पहले नर्सरी में छोटा पौधा तैयार करें। एक समान रूप से नर्सरी में बीजों का छिड़काव करें। नर्सरी को बालू और राख की सतह से ढक दें। यदि आवश्यक हो तो थोड़ा पानी का छिड़काव करें। अगली फसल के लिए जून जुलाई के माह में नर्सरी में बीज डालें। पिछली फसल के लिए सितंबर अक्टूबर के बीच बीज का छिड़काव करें। पुनः पौधारोपण के लिए 21 से 25 दिन के पौधों को लगाएं। अगली फसल के लिए 40 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पौधा लगावें और मध्य व पिछली फसल के लिए 45 × 45 सेंटीमीटर की दूरी पर पौधा लगावें। अगला है गाजर। 30 सेंटीमीटर की दूरी पर ऊपरी बीज का छिड़काव करें और इसे 2 सेंटीमीटर मिट्टी की सतह से ढक दें। अगला है अरबी। बीज के छोटे छोटे दानों को अलग अलग करके इकट्ठा करें। हल्का गुनगुना पानी का छिड़काव करने के बाद बीज को सूती कपड़े से ढक दें ताकि जल्दी से नई कलियां और जड़ें निकल सकें। ये 7 से 10 दिन में तैयार हो जाती हैं।
इस प्रक्रिया के दौरान पूरी सावधानी बरतें। नर्सरी तैयार होने के बाद खेत में लगाने के लिए छोटे पौधे तैयार हैं। अब तैयार खेत में 15 सेंटीमीटर × 30 सेंटीमीटर की दूरी पर पौधे लगाएं। अगला है शकरकंद। इसे लगाने का सबसे तीव्रतम विधि कटिंग है। सबसे पहले लता को लगभग 1 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर की लंबाई में काट लें। दूसरा, शीर्ष पर के छोटे पौधों को छोड़कर अन्य पत्तियों को हटा लें। सिर्फ ऊपरी पत्तियों को छोड़कर पूरे भाग को मिट्टी से ढकते हुए पौधा लगाएं। अब प्रत्येक कली से जड़ें निकलेंगी। सिर्फ ज़मीन से ऊपर वाले पत्तियों पर ही कली पर जड़ें नहीं निकलेंगी। दो पौधों के बीच में 30 सेंटीमीटर × 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें। तीसरा चरण है जल प्रबंधन। नीचे की सारणी में सभी पोषण वाटिका के प्रारूपों के लिए पानी के प्रयोग का विवरण दिया गया है। फसल का नाम, सिंचाई योजना है। भिंडी। खरीफ मौसम के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं है, किंतु कम नमी वाली मिट्टी में बीज रोपाई से पहले सिंचाई की जानी चाहिए। जायद फसल के लिए मार्च महीने में 10 से 12 दिन के अंतराल पर सिंचाई की जानी चाहिए। अप्रैल माह में 7 से 8 दिन के अंतराल और मई जून में 4 से 5 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। अगला है खीरा। खरीफ मौसम के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं है। जायद फसल के लिए 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। अगला है टमाटर। खरीफ मौसम के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं है। रबी फसल के लिए 5 से 6 सिंचाई की आवश्यकता होती है। पौधा लगाने के तुरंत बाद पहली सिंचाई करें और फिर 15 से 20 दिन के अंतराल पर करें। अगला है बैंगन। पौधे लगाने के तुरंत बाद पहली सिंचाई करें और जाड़े के मौसम में 15 से 20 दिन के बाद एवं गर्मी के मौसम में 7 से 8 दिन के बाद सिंचाई करें। अगला है पालक। बीज लगाने के तुरंत बाद पहली सिंचाई करें। अगला है विकसित हो रहे पालक के लिए नियमित अंतराल पर सिंचाई की आवश्यकता होती है और नियमित रूप से सिंचाई की जानी चाहिए। अगला मटर। बीज लगाने के तुरंत बाद पहली सिंचाई करें। बीज बोने के 45 दिन बाद जब पौधों में फूल लगने लगते हैं तो ये नमी के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो जाते हैं। अधिक नमी मटर के पौधों के लिए नुकसानदेह होती है, क्योंकि इससे बीमारी लगने की संभावना बढ़ जाती है। अतः सिंचाई के दौरान पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। जब बीज निकलने लगे तब दूसरी सिंचाई करनी चाहिए। अगला है आलू। 3 से 4 सिंचाई पर्याप्त। बीज लगाने के 10 दिन बाद पहले सिंचाई करें। अधिक जल की निकासी आवश्यक है। क्यारी के 2 से 2 तिहाई भाग से अधिक ऊंचाई तक से ज़्यादा पानी किसी भी परिस्थिति में नहीं पहुंचना चाहिए। नियमानुसार मिट्टी को नम रखना चाहिए और न ही पूरा गीला। सिंचाई का अंतराल 20 दिन से अधिक न हो। फसल कटाई से 10 दिन पहले सिंचाई रोक दें। अगला है बंद गोभी। 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। फूल गोभी। बारिश प्रारंभ होने से पूर्व अगाड़ी फसल के लिए सप्ताह में 2 बार सिंचाई करें। पिछाड़ी फसल को मिट्टी और मौसम के अनुसार सप्ताह में 1 बार सिंचाई करें। अगला है गाजर। प्रत्येक 5 से 7 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। अगला है अरबी। जायद फसल के लिए 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई की आवश्यकता होती है। खरीफ फसल के लिए आवश्यकता अनुसार ही सिंचाई की जानी चाहिए। अगला है शकरकंद। अच्छी फसल और शुरुआती विकास के लिए पौधा लगाने के समय पर्याप्त नमी सुनिश्चित करें। पर्याप्त नमी के अभाव में 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें, ताकि कम से कम सप्ताह भर भूमि नम रहे। इससे फसल की उपज बढ़ती है और अच्छी गुणवत्ता वाले कंद तैयार होते हैं। प्रत्येक कटाई से 2 से 3 दिन पहले सिंचाई की जा सकती है। अब तीसरा चरण है पीड़क व कीट प्रबंधन। पीड़क प्रबंधन की बात हो गई। पीड़क पौधे वैसे अवांछित पौधे होते हैं जो उपलब्ध नमी, पोषक तत्व, सूर्य प्रकाश एवं विकास के लिए उपलब्ध जमीन को अतिक्रमण कर फसल पौधे की वृद्धि को अवरुद्ध करते हैं। इसकी उपस्थिति से पौधों का विकास, गुणवत्ता और उत्पादन कम हो जाता है। इसके साथ साथ फसल की कटाई में भी बाधा आती है। पीड़क पौधों से बीमारी, कीटों और जानवरों से फसल नुकसान के खतरे बढ़ जाते हैं। अब है पीड़क नियंत्रण के लिए समायोजित रूप से कई विधियों का प्रयोग किया जाता है। ये विधियाँ सांस्कृतिक, यांत्रिक और रासायनिक हैं। यहाँ खेती के दौरान रसायनों का कम प्रयोग करके अथवा नियंत्रित करने के उद्देश्य से सिर्फ सांस्कृतिक और यांत्रिक विधियों का विवरण दिया जाता है। अगला है सांस्कृतिक विधियाँ। मल्चिंग। पीड़क पौधों के अंकुरण और विकास को नियंत्रित करने के लिए मल्चिंग का प्रयोग किया जाता है। इसके पीड़क पौधों को निकालने में लगने वाले समय और श्रम की बचत होती है। मल्चिंग की 2 श्रेणियाँ हैं। पहला कार्बनिक मल्चेज, पौधे से प्राप्त किया जाता है और ये मिट्टी में प्राकृतिक रूप से अपघटित हो जाते हैं। सामान्य रूप से प्रयोग में आने वाले कार्बनिक मल्चेज में खाद, छाल के टुकड़े, भुट्टे का छिलका, लकड़ी का बुरादा, घास के टुकड़े, पत्तियाँ, अखबारों की तहें, भूसी का प्रयोग मल्चिंग पैदावार में सहायक होता है। कार्बनिक मल्चिंग से निषेचन और नमी धारण में सहायता मिलती है, क्योंकि इन्हें पौधों से ही प्राप्त किया जाता है। इन्हें सब्जियों के पौधों से एक समान रूप से 3 से 4 इंच की गहराई पर समरूपता के साथ उपयोग किया जाना चाहिए। अगला है अकार्बनिक मल्चेज। ये अपघटित नहीं होते हैं, अतः इन्हें प्रयोग करने के बाद मिट्टी से निकाल लेना चाहिए, ताकि मिट्टी में नमी धारण
मिट्टी का गर्म होना और अवांछित पौधों का नियंत्रण हो सके। काली प्लास्टिक का प्रयोग व्यापक रूप से मल्चिंग में किया जाता है। रंगहीन प्लास्टिक का प्रयोग वर्जित किया जाता है क्योंकि इससे अवांछित पौधों के बीजों का अंकुरण रोकने के लिए विकास अवरोध नहीं हो पाता। वाटिका के संरक्षक को चाहिए कि मिट्टी में मल्च के प्रयोग से पूर्व पर्याप्त मात्रा में नमी और खास तौर से प्लास्टिक की तह पर नहीं हो। प्लास्टिक लगाने से पूर्व पौधों द्वारा आवश्यक उर्वरकों का भी प्रयोग किया जाना चाहिए। कार्बनिक अथवा अकार्बनिक मल्च का प्रयोग वर्ष के मौसम और इस बात पर निर्भर करता है कि उत्पादक का उद्देश्य क्या है। जब बसंत ऋतु के बाद मिट्टी का तापमान बढ़ जाए तो कार्बनिक मल्च का प्रयोग किया जाना चाहिए। यदि सर्दी के मौसम में इसका प्रयोग करेंगे तब धीरे धीरे मिट्टी गर्म हो जाएगी और अधिकांश सब्जियों का विकास दर कम हो जाएगा। अकार्बनिक मल्च से मिट्टी का तापमान 6 से 8 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ जाता है। अतः जब मिट्टी प्राकृतिक रूप से ठंडी हो जब इनका महत्व बढ़ जाता है। अकार्बनिक मल्च के साथ लागत मूल्य भी संबद्ध होता है, जबकि कार्बनिक मल्च में लागत लगभग शून्य होता है। अब है यांत्रिक विधि। चूँकि बीज रोपण अथवा पुनः पौधारोपण के समय मौजूद पीड़क पौधों का विकास दर अधिक होता है, अतः पौधारोपण से पूर्व इन्हें नष्ट करना अनिवार्य होता है। पौधारोपण के बाद उभरने वाले अवांछित पौधों को 3 इंच के होने से पहले ही खेत से निकाल लेना चाहिए। प्रारंभिक मौसम में प्रतिकूलता के कारण फसल की वृद्धि, उत्पादन और गुणवत्ता में कमी हो जा सकती है। यदि पीड़क पौधों को 3 सेंटीमीटर से अधिक लंबाई तक बढ़ने दिया जाए, पोषण वाटिका को अवांछित पौधों से मुक्त रखने के लिए इन्हें हाथ से उखाड़कर या काटकर अलग किया जा सकता है। हाथ द्वारा पीड़क पौधों को निकालने हेतु इसे खींचकर उखाड़ा जड़ सहित जा सकता है और खुरपी का प्रयोग किया जा सकता है। अगला है कीट प्रबंधन। पानी पी लेते हैं। तो अगला है कीट प्रबंधन। अच्छी बागवानी के सामान्य ज्ञान से पोषण वाटिका में कीट नियंत्रण व प्रबंधन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। जैसे कि क्षेत्रों में पीड़क रोधी प्रजातियों का चयन, मिट्टी को ठीक से तैयार करना और नियमित सिंचाई करना। कम विषाक्त कीट प्रबंधन की एक रणनीति यह भी है कि अवरोधकों जैसे पीड़कों को एक साथ रोकने के लिए फसल को ढकना। नीम युक्त कीटनाशक, नीम घोल भी कीटों के आक्रमण को रोकने का एक प्रभावी माध्यम है। एक कीटनाशक का प्रयोग सबसे अंतिम विकल्प के रूप में किया जाना चाहिए। इस चरण में सबसे अंत में छिड़काव का चयन करना चाहिए। वैसी परिस्थिति जब कीटों को नियंत्रित करना मुश्किल प्रतीत हो और फसल को नुकसान का अधिक खतरा हो, तब खास तौर से इनका उपयोग किया जाना चाहिए। अगला है 5वां चरण, फसल कटाई। किसी भी प्रकार के खेती में फसल कटाई प्रक्रिया का अंतिम चरण होता है। विद्यालय में स्थापित पोषण वाटिका के सापेक्ष में निम्नलिखित सारणी द्वारा प्रत्येक फसल के जीवन अवधि जेस्टेशन पीरियड का वर्णन किया गया है। फसल का नाम है, फसल कटाई का समय है, परिपक्वता का समय। भिंडी, बीज बोने के बाद फसल परिपक्व होने की अवधि 56 दिन है। फसल के परिपक्व होने पर 1 दिन छोड़कर फसल कटाई करनी चाहिए। खीरा, बीज बोने के बाद फसल परिपक्व होने की अवधि 50 से 70 दिन की होती है। जब खीरा परिपक्व हो तभी खीरा को वाटिका से तोड़कर निकालना शुरू कर देना चाहिए ताकि अधिक से अधिक खीरा उपज सकें। जब खीरा की लंबाई 2 से 6 इंच हो जाए तब इसे खेत से तोड़कर निकालना प्रारंभ कर देना चाहिए। अगला है टमाटर, बीज बोने के बाद 70 से 75 दिन में फसल परिपक्व होता है। परिपक्वता अवधि के 2-3 दिन बाद फसल कटाई की जानी चाहिए। अगला है बैंगन, बीज बोने के 16 से 24 सप्ताह बाद जब फल का ऊपरी स्तर चिकना और फटा हुआ न हो, फल को तना से नज़दीक से काट कर अलग करें, लेकिन लगभग 1 इंच का हिस्सा तना से लगा रहने दें। 50 डिग्री फ़ारेनहाइट की शुष्क अवस्था में इसे 2 सप्ताह तक संरक्षित किया जा सकता है। अगला है पालक, बीज बोने के बाद फसल परिपक्वता की अवधि 37 से 45 दिन होती है। बाहरी परिपक्वता पत्तियों को तोड़कर प्रयोग में लाना चाहिए। इससे पौधे नई पत्तियों की वृद्धि के लिए प्रेरित होते हैं और अनवरत उत्पादन होता रहता है। अगला है सभी पौधों से एक साथ अधिक मात्रा में उत्पादन लेने के लिए ज़मीन से थोड़ा ऊपर भाग से सभी पत्तियों को एक साथ चाकू से काट कर अलग किया जा सकता है। ऊपरी कली के रहने से पौधों में दूसरी फसल जल्दी लगती है। अगला है मटर, बीज बोने के 60 से 70 दिन बाद फसल परिपक्व होता है। 7 दिन के अंतराल पर फलियों को तोड़ना चाहिए। 3 से 4 बार फलियां प्राप्त की जाती हैं। अगला है बंदा गोभी, बीज बोने के 60 से 120 दिन के अंदर फसल परिपक्व होता है, जो अलग अलग प्रजातियों के लिए अलग अलग होता है। फूल गोभी 50 से 125 दिन के अंदर फली तैयार हो जाता है।
या विभिन्न प्रजातियों के लिए अलग अलग होती हैं। अगला है गाजर, या बीज के 2 से 2.5 माह के अंदर परिपक्व हो जाता है। इस दौरान गाजर लगभग आधा इंच मोटा हो जाता है। अगला है पहली बार नवंबर में फसल प्राप्त कर जनवरी तक फसल ली जा सकती है। अगला है अरबी, बीज बोने के 120 से 140 दिन के अंदर फसल परिपक्व हो जाता है। परिपक्वता के तुरंत बाद फसल कटाई की जानी चाहिए। अगला है शकरकंद, बीज बोने के 90 से 120 दिन के अंदर फसल परिपक्व हो जाता है। परिपक्वता के तुरंत बाद फसल की कटाई की जानी चाहिए। अब पौधा आधारित फलों एवं सब्जियों की खेती। पौधारोपी सब्जियों और फलों को भी पोषण वाटिका में सीमित संख्या में लगाया जा सकता है, किंतु यह ध्यान रहे कि इससे सब्जियों की फसल प्रभावित न हो। सहजन, पपीता, नींबू, आंवला, करी पत्ते, अनार, अमरूद, केला। पोषण वाटिका की सीमाओं पर सभी प्रकार के पौधों को लगाया जाना चाहिए। अगली बात है पोषण जागरूकता गतिविधियाँ। जागरूकता उत्पादन करना इस परियोजना का अभिन्न अंग है। इस गतिविधि में अद्वितीय पक्ष यह है कि इसे पोषण वाटिका के आसपास ही निर्धारित किया गया है। इससे व्यवहारिक रूप से सूचनाओं के प्रति जागरूक होकर उन्हें व्यवहार में लाने की प्रेरणा मिलती है। विद्यालय में पोषण वाटिका की स्थापना होने और खेती प्रारंभ होने के बाद तुरंत ही जागरूकता गतिविधियाँ प्रारंभ हो जाती हैं। इस परियोजना के तहत जागरूकता गतिविधियों के रूप में निम्नलिखित गतिविधियों के शामिल किया गया है। पहला, प्रभात सभा चर्चा, यानी सुबह की जो बैठक होती है उसमें चर्चा। दैनिक जो प्रातः सभा की असेंबली होती है, दैनिक प्रभात सभा में सभी के दौरान विद्यालयों में पोषण विषय पर चर्चा प्रारंभ जागरूकता गतिविधियों में एक है। विद्यालय में आंदोलन परियोजना के नोडल शिक्षक के रूप में प्रतिनियुक्त शिक्षक की यह प्रारंभिक जिम्मेदारी होगी। वे विद्यालय में नियमित रूप से इन जागरूकता गतिविधियों का निष्पादन करें। इस सत्र की अवधि 30 मिनट होगी। प्रारंभिक 15 मिनट में पोषण और स्वच्छता संबंधी विषयों पर जानकारी दी जाएगी और इस 15 मिनट के दौरान निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा की जा सकती है। संतुलित आहार, आयरन फॉलिक एसिड की गोली का महत्व, कैल्शियम और शरीर स्वास्थ्य के लिए इसका महत्व, विटामिन ए इसका महत्व और इसकी बहुलता वाले खाद्य सामग्री, आयोडीन युक्त नमक और इसका महत्व, उम्र के अनुसार आदर्श वजन एवं लंबाई, पानी पीने की मात्रा, समय और इसका महत्व, जंक फूड और इनका स्वास्थ्य पर प्रभाव, भोजन में मिलावट और शरीर के विकास पर और स्वास्थ्य पर इसका दुष्प्रभाव, स्वच्छता और आदर्श स्वच्छता अभ्यास, खुला में शौच और इसका स्वास्थ्य पर प्रभाव। अब नोडल शिक्षक को चाहिए कि वे एक बार में एक विषय को केंद्र में रखकर विद्यार्थियों के साथ सूचना साझा करें। परिचर्चा को संपादित करने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालयों को उपयुक्त सूचना शिक्षण संवाद सामग्री IEC उपलब्ध किया जाना चाहिए। परिचर्चा के दूसरी 15 मिनट की अवधि के दौरान विद्यार्थियों द्वारा अपना अनुभव साझा किया जाना चाहिए। यहाँ नोडल शिक्षक को चाहिए कि वे कुछ बच्चों को बुलाकर उनके सीख और अनुभवों को मॉर्निंग सभा में उपस्थित सभी विद्यार्थियों के साथ साझा करने को कहें। अगला है कक्षा के सत्र के दौरान पोषण संबंधित विषयों की चर्चा। इस गतिविधि में विद्यालय के सभी शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। शिक्षकों को कक्षा के दौरान थोड़ा समय निकालकर पोषण और स्वच्छता संबंधित बिंदुओं पर चर्चा करनी चाहिए और विद्यार्थियों को सही जानकारी प्रदान कर उन्हें उन्मुख करना चाहिए। तीसरा है बाल संसद या मीना मंच की बैठक के दौरान पोषण और स्वास्थ्य पर चर्चा। विद्यार्थियों में परस्पर संवाद के लिए बाल संसद मीना मंच एक महत्वपूर्ण विद्यार्थी मंच की भूमिका निभाता है, जहां वे स्वतंत्रता पूर्वक आपस में संवाद कर सकते हैं। समूह के नेतृत्वकर्ताओं को चाहिए कि बैठक के दौरान पोषण और स्वच्छता विषयों पर भी चर्चा करें। नोडल शिक्षक को चाहिए कि वे बाल संसद और मीना मंच के दौरान की गई चर्चाओं के आधार पर विद्यार्थियों द्वारा कुछ क्रियाकलापों की पहल कराएं। अगला है विद्यार्थियों को नियमित रूप से पोषण वाटिका की सैर करने और उपजे हुई फसलों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रेरित करें। इस गतिविधि में नोडल शिक्षक को चाहिए कि वे विद्यार्थियों को नियमित अंतराल पर पोषण वाटिका की सैर करने के साथ ले जाएं और उन्हें मौसम के अनुसार लगाए गए मौसमी सब्जियों की जानकारी दें। इस प्रक्रिया में शिक्षक को चाहिए कि वे विद्यार्थियों को वाटिका में लगाए गए सब्जियों के बारे में प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करें और उनके पोषण महत्व एवं स्वस्थ विकास में योगदान की जानकारी दें। अगली बात है नियमित अंतराल पर पोषण वाटिका से मध्याह्न भोजन योजना रसोई के लिए सब्जियों और फलों की आपूर्ति करें। इस परियोजना में पोषण वाटिका मात्र प्रदर्शन मॉडल के रूप में जागरूकता और ज्ञान के प्रसार के लिए ही नहीं, बल्कि विद्यालय की मध्याह्न भोजन योजना के लिए सब्जियों की आपूर्ति के लिए स्रोत के रूप में भी काम करेगा। पूरी तरह से क्रियाशील हो जाने के उपरांत
पोषण वाटिका के संरक्षक द्वारा मध्याह्न भोजन योजना के रसोइये के सहयोग से वाटिका से सब्जी प्राप्त कर मध्याह्न भोजन योजना के लिए पोषण प्राप्त की जा सकती है। यहाँ पोषण वाटिका के संरक्षक द्वारा निम्न गतिविधियाँ की जानी चाहिए। पहला, वाटिका से प्राप्त किए जा रहे सब्जी का नाम पंजीकृत करें। दूसरा, दैनिक रूप से मध्याह्न भोजन योजना की रसोई के लिए आपूर्ति की जा रही सब्जियों की मात्रा पंजी में दर्ज करें। विद्यालय के नोडल शिक्षक द्वारा इस गतिविधि का पर्यवेक्षण किया जाएगा और वाटिका संरक्षक एवं मध्याह्न भोजन योजना रसोइया द्वारा उनकी जिम्मेदारियों का ईमानदारी पूर्वक निर्वाह किया जाएगा। अगली बात है, विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक में परिचर्चा करना और अभिभावकों को नियमित अंतराल पर पोषण वाटिका दिखाकर जानकारी देना। विद्यालय की गतिविधियों के प्रबंधन हेतु विद्यालय प्रबंधन समिति नोडल इकाई की भूमिका निभाती है। अतः विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक के दौरान अंकुरन परियोजना संबंधित गतिविधियों पर परिचर्चा नोडल शिक्षक द्वारा आयोजित की जाएगी। यहाँ अंकुरन परियोजना के प्रखंड स्तरीय कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका होगी कि वे विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक के दौरान एजेंडा में स्वास्थ्य और पोषण विषय को शामिल कराएं। नियमित रूप से इन चर्चाओं के माध्यम से विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य अभिभावकों और अन्य अभिभावकों को स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधित विषयों से जोड़कर शिशु स्वास्थ्य के मुद्दों पर काम करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। उन्हें पोषण वाटिका का भ्रमण कराकर इसे जैविक विधि से उत्पन्न सब्जियों के कम लागत के स्रोत के रूप में स्वीकार करने के बारे में बताया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि वे घरेलू स्तर पर हरी सब्जियों का उपभोग करें। इन गतिविधि का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य विद्यालय का पोषण वाटिका प्रारूप दिखाकर अभिभावकों को घर पर गृह वाटिका की स्थापना के लिए प्रोत्साहित करना है। अगली बात है, अब घर पर पोषण वाटिका स्थापित करने को इच्छुक अभिभावकों को प्रसार सहयोग प्रदान करें। इस गतिविधि को 4.4 के फॉलोअप के रूप में आयोजित किया जाएगा। विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक के दौरान वैसे अभिभावकों को चिन्हित किया जाएगा जो अपने घर पर पोषण वाटिका स्थापित करने को इच्छुक हैं और उन्हें कृषि सहयोग निकाय के साथ जोड़ा जाएगा। घरेलू परिस्थितियों के अनुसार उत्कृष्ट श्रेणी की पोषक वाटिका स्थापित करने हेतु तकनीकी सहयोग प्रदान करने के लिए कृषि सहयोग निकाय के कर्मचारी विद्यालय के नोडल शिक्षक के साथ गृह भ्रमण करेंगे, यानी घर घर जाकर के लोगों को बताएंगे। इसी क्रम में कृषि सहयोग निकाय के कर्मचारी द्वारा इच्छुक अभिभावकों को पोषण वाटिका स्थापित करने में सहयोगी विभिन्न सरकारी योजनाओं को जोड़ने का भी प्रयास किया जाएगा। इस गतिविधि के फॉलोअप के रूप में अंकुरन परियोजना के प्रखंड स्तरीय कार्यकर्ता द्वारा इस प्रकार के घरों का विवरण MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के मूल्यांकन के आधार पर कृषि सहयोगी निकाय द्वारा वैसे घरों को तकनीकी सहयोग, सहायता एवं समस्या निवारण सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी जिन्हें इसकी आवश्यकता है। अगला है, विद्यालय शिक्षकों, पोषण वाटिका संरक्षक और मध्याह्न भोजन योजना के कर्मचारियों का क्षमता निर्माण। इन सदस्यों के लिए नियमित अंतराल पर प्रशिक्षण का आयोजन किया जाएगा। प्रशिक्षण मार्गदर्शिका और पाठ्यक्रम का निर्माण शिक्षा विभाग द्वारा किया जाएगा जो प्रत्येक समूह की परियोजना संबंधित आवश्यकताओं को पूर्ण करेगा। प्रशिक्षण आयोजित करने का उद्देश्य विद्यालय स्तर पर अंकुरन परियोजना को सुदृढ़ बनाना है। अगला है, सूक्ष्म पोषक तत्वों पर विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए अध्ययन सामग्री का निर्माण करना। चूँकि अंकुरन परियोजना का प्रारंभिक उद्देश्य प्रदर्शन और जागरूकता अभियानों के माध्यम से पोषण और स्वच्छता संबंधित अभ्यासों में लक्षित बदलाव लाना है, अतः अध्ययन सामग्रियों का निर्माण करना सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। शिक्षा विभाग द्वारा नियमित अंतराल पर स्वास्थ्य और पोषण विषय पर संदेश, पोस्टर, दीवार पर लिखने के लिए नारे, पुस्तकें इत्यादि बनाई जाएंगी। इस परियोजना के तहत निर्मित अधिकांश अध्ययन सामग्रियों को मुख्य लक्षित समूह अर्थात विद्यार्थियों के लिए बनाया जाएगा, ऐसा इसमें रखा गया था लक्ष्य। अब विद्यालय में हाथ धोने की संरचना का निर्माण। जिन विद्यालयों में हाथ धोने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है वहाँ हाथ धोने की संरचना का निर्माण किया जाएगा। इस गतिविधि का उद्देश्य विद्यार्थियों में स्वच्छता की आदतों का विकास करना है। इस गतिविधि की 2 महत्वपूर्ण श्रेणियाँ हैं। पहला, हाथ धोने की संरचना का निर्माण जो एक तकनीकी सिविल कार्य परियोजना है, और दूसरा, इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए विद्यार्थियों को उन्मुख एवं प्रेरित करना। पहली श्रेणी में शिक्षा विभाग या सर्व शिक्षा अभियान की भूमिका महत्वपूर्ण है। इस गतिविधि में प्रखंड, जिला स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान से जुड़े सिविल इंजीनियर द्वारा संरचना निर्माण कार्य का मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। सिविल इंजीनियर को चाहिए कि वे विद्यालय की परिस्थिति के अनुसार अवसंरचना निर्माण योजना बनावे और विद्यालय को निर्माण में सहयोग करें।
सिविल इंजीनियर निर्माण की गुणवत्ता पर्यवेक्षण करने के बाद विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा इसके अनुप्रयोग करने की सहमति देने के लिए भी जिम्मेदार होंगे। इस हाथ धोने की आवश्यक रचना को सर्व शिक्षा अभियान के मानक गुणवत्ता मापदंडों के अनुसार निर्मित एवं प्रबंधित किया जाना चाहिए। इसे विद्यालय में टंकी लगा दीजिए, नल का सिस्टम लगा दीजिए ताकि शौचालयों में भी पानी की सप्लाई हो और पीने के लिए शुद्ध पानी भी बच्चों को उपलब्ध हो जाए। दूसरी श्रेणी में नोडल शिक्षक द्वारा प्रखंड स्तरीय अंकुरण परियोजना कार्यकर्ता के सहयोग से इस सुविधा का विद्यार्थियों द्वारा उपयोग करने की योजना बनाई जाएगी। यहाँ नोडल शिक्षक को चाहिए कि वे विद्यार्थियों द्वारा हाथ धोने का अभ्यास कराने के लिए उन्हें प्रेरित करने में बाल संसद मीना मंच के साथ मिलकर कार्य योजना बनावे। विद्यार्थियों द्वारा हाथ धोने का अभ्यास की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए बाल संसद या मीना मंच द्वारा अनुश्रवण प्रणाली भी बनाया जाएगा। अगला है नियमित अंतराल पर जागरूकता गतिविधियों का संचालन। लक्षित हितग्राहियों में परियोजना के प्रति अभिरुचि उत्पन्न करने के लिए कुछ चयनित जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। ये हैं पहला, अर्धवार्षिक पोषण मेला। पोषण मेला आयोजित की जाएंगी। इसके आयोजन की जिम्मेदारी संकुल संसाधन केंद्र ब्लॉक रिसोर्स सेंटर की होगी। क्लस्टर स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अवधि 4 घंटे की होगी। इसके तहत निम्नलिखित मुद्दों को केंद्र में रखा जाएगा। क, बीज और बीज बोने की विधियों का प्रदर्शन। ख, पोषण वाटिका का निर्माण एवं इसका प्रबंधन। ग, मध्याह्न भोजन योजना पोषण हेतु सब्जियों की आपूर्ति के स्रोत के रूप में पोषण वाटिका एवं इसका समुचित प्रबंधन। घ, उच्च पोषक महत्व के खाद्य पदार्थ और उनकी खेती से संबंधित सूचनाओं का प्रदर्शन। अंग, नुक्कड़ खेल। च, पोषण व स्वास्थ्य संबंधित विषयों पर विद्यार्थियों के बीच प्रतियोगिता। छ, विद्यार्थियों के बीच पुरस्कार वितरण। दूसरा है पोषण ज्ञान प्रतियोगिता। यह गतिविधि विद्यालय स्तर पर कक्षा 5 से 8 के विद्यार्थियों के बीच आयोजित की जाएंगी। इच्छुक विद्यार्थी प्रतिभागी के रूप में शामिल होंगे। इस प्रतियोगिता परीक्षा में पोषण और स्वच्छता से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र का निर्माण शिक्षा विभाग द्वारा किया जाएगा ताकि इसका सभी विद्यालयों में एक रूप से क्रियान्वयन हो सके। अंकुरण परियोजना के नोडल शिक्षक इसके संचालन के लिए जिम्मेदार होंगे। अगला है विप्स कार्यक्रम के तहत विद्यालय में IFA टैबलेट के वितरण में सहयोग। इस गतिविधि के तहत प्रत्येक बुधवार को नोडल शिक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि मध्याह्न भोजन सेवन के बाद विद्यार्थियों ने आयरन फॉलिक एसिड की गोली का सेवन किया। IFA गोली के सेवन से संबंधित सूचना को निर्दिष्ट विप्स रिपोर्टिंग प्रपत्र में लिखा जाना चाहिए, यानी कि अंकित किया जाना चाहिए। लिखने का मतलब वो होता है शीर्ष निकाय के रूप में शिक्षा विभाग द्वारा राज्य और जिला स्तरीय निकायों के साथ तालमेल स्थापित किया जाएगा ताकि विद्यालय में नियमित रूप से IFA की गोली का आपूर्ति हो सके। अगला RBSK के तहत त्रैमासिक स्तर पर विद्यार्थियों का स्वास्थ्य जांच सुनिश्चित करना। विद्यालय स्तर पर RBSK के तहत स्वास्थ्य जांच का नियमित क्रियान्वयन के लिए शिक्षा विभाग द्वारा स्वास्थ्य विभाग के साथ तालमेल स्थापित किया जाएगा। यहाँ परियोजना की भूमिका स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा विद्यार्थियों का स्वास्थ्य जांच में सहयोग करना होगा। अगला होगा अध्याय 5 में है राज्य प्रायोजित अन्य परियोजनाओं से संबद्धता। इनको समझिए। राज्य प्रायोजित वैसी योजनाएं जिसमें स्वास्थ्य और पोषण को सुदृढ़ करने का प्रावधान है, इन योजनाओं के साथ प्रत्यक्ष संबद्धता अंकुरण परियोजना की एक प्रमुख विशेषता है। इससे न सिर्फ अंकुरण परियोजना के उद्देश्यों की पूर्ति बल्कि संसाधन सहयोग प्राप्त करने में भी मदद मिलती है। अंकुरण परियोजना के तहत तालमेल और संबद्धता वाले प्रमुख राज्य स्तरीय परियोजनाएं निम्नलिखित हैं। क, साप्ताहिक आयरन फॉलिक एसिड अनुपूरण कार्यक्रम। विप्स कार्यक्रम के सही क्रियान्वयन के लिए शिक्षा विभाग द्वारा राज्य स्वास्थ्य मिशन के साथ राज्य और जिला स्तर पर सक्रिय तालमेल और सामंजस्य स्थापित किया जाएगा। सभी स्तर पर अंकुरण परियोजना के कार्यकर्ता द्वारा सहयोग प्रदान किया जाएगा ताकि विप्स कार्यक्रम के तहत विद्यालय के विद्यार्थियों को IFA गोली वितरण और सेवन का प्रावधान हो सके। दूसरा है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। विप्स कार्यक्रम के साथ साथ अंकुरण परियोजना के तहत विद्यालय स्तर पर RBSK की गतिविधियों के सही क्रियान्वयन के लिए राज्य स्वास्थ्य मिशन के साथ सामंजस्य स्थापित किया जाना चाहिए। अगला है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा कार्यक्रम। संसाधनों की व्यवस्था के लिए मनरेगा कार्यक्रम का अंकुरण परियोजना से जुड़ाव महत्वपूर्ण है। पोषण वाटिका की स्थापना और वर्ष भर प्रबंधन के लिए बहुल मात्रा में जमीन संबंधित काम करने की आवश्यकता है। मनरेगा के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर सूक्ष्म कार्य योजना निर्माण के दौरान विद्यालय संबंधित उपरोक्त श्रम खर्च के बजट को शामिल किया जा सकता है। पोषण वाटिका के संरक्षण का खर्च मनरेगा योजना के तहत
मजदूर श्रम के रूप में वहन किया जा सकता है। अगला है स्वच्छ भारत मिशन। शौचालय और हाथ धोने के स्थान का निर्माण को स्वच्छ भारत मिशन की गतिविधियों के साथ जोड़ा जा सकता है। इस पहल के तहत परियोजना के तहत वैसे विद्यालयों को चिन्हित किया जाएगा जिसमें पर्याप्त शौचालय और हाथ धोने की व्यवस्था नहीं है और संरचना निर्माण जीर्णोद्धार की योजना बनाई जाएगी। इस योजना को स्वच्छ भारत मिशन के पास प्रेरित किया जाएगा एवं निर्माण या जीर्णोद्धार हेतु निधि यानी पैसों की व्यवस्था की जाएगी। अगला हो गया अध्याय 4 परियोजना के खर्च का अपव्यय। अंकुरन परियोजना को प्रायोगिक रूप से पूर्णिया जिला के 3 प्रखंड के 100 मध्य विद्यालयों में क्रियान्वित किया गया था। पोषण संबंधित ज्ञान अभिवृद्धि दृष्टिकोण और अभ्यास को प्रभावित करने की संकल्पना के साथ परियोजना को प्रायोगिक तौर पर लागू किया गया था और इससे सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए। इस प्रायोगिक परियोजना का संपूर्ण वित्तीयन यूनिसेफ द्वारा किया गया। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने इसके क्रियान्वयन में अपनी भूमिका निभाई, किंतु राज्य सरकार के सभी सरकारी विद्यालयों में इसका व्यापक स्तर पर क्रियान्वयन एक भिन्न परिस्थिति को दर्शाता है और उसका वित्तीयन एक महत्वपूर्ण प्रश्न। इस स्तर पर मात्र राज्य सरकार के पास ये क्षमता है कि वह इसका वित्तीयन और क्रियान्वयन कर सके। प्रायोगिक परियोजना से इस दिशा में महत्वपूर्ण सीख प्राप्त हुई है जिसका प्रयोग व्यापक स्तर पर परियोजना के क्रियान्वयन की रूपरेखा निर्माण और वित्तीय खर्च की योजना बनाने में किया जा सकता है। राज्य स्तरीय अंकुरन परियोजना के संभावित लागत को यहाँ प्रमुख लागत मदों के संदर्भ में सैद्धांतिक के रूप से प्रस्तावित किया गया है, न कि क्रियान्वयन के लिए लगने वाले सटीक लागत से। इसका कुछ भाग राज्य के स्रोत से व्यवस्थित किया जाना चाहिए एवं अन्य को अन्य स्रोतों से प्राप्त करने की कोशिश की जानी चाहिए। परियोजना के सही खर्च की गणना करने के लिए प्रस्तावित खर्च मदों पर सैद्धांतिक सहमति के बाद व्यापक स्तर पर चर्चा की जा सकती है। परियोजना का खर्च है। अंकुरन परियोजना के पूर्ण रूप से क्रियान्वयन के 4 मुख्य अवयव हैं। ये हैं सरकारी विद्यालय में पोषण वाटिका की स्थापना, विद्यालय में स्वच्छता सुविधाओं शौचालय वाहन धोने के स्थल का निर्माण जीर्णोद्धार, नियमित अंतराल पर प्रशिक्षण एवं जागरूकता गतिविधियों की व्यवस्था, संगठनात्मक वरीयता के अनुसार राज्य जिला प्रखंड व विद्यालय स्तर पर परियोजना गतिविधियों के लिए व्यक्तित्व विकास। अगला है परियोजना के प्रथम 2 अवयव अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं क्योंकि पूरा परियोजना इन्हीं के इर्द गिर्द केंद्रित और जैसा कि इस दस्तावेज के 5वें अध्याय में बताया गया है कि इन अवयवों का खर्च राज्य में पहले से ही संचालित योजनाओं से प्राप्त किया जा सकता है, जैसा कि मनरेगा व स्वच्छ भारत मिशन। किसी भी सरकारी विद्यालय में पोषण वाटिका की स्थापना पूर्ण रूप से जमीन संबंधित कार्य है। इसे मनरेगा के तहत ग्राम पंचायत के माइक्रो प्लान में शामिल किया जा सकता है। जिस क्षेत्र में विद्यालय आता है इसी प्रकार शौचालय और हाथ धोने के स्थान का निर्माण अथवा जीर्णोद्धार का खर्च पूरी तरह से स्वच्छ भारत मिशन से प्राप्त किया जा सकता है। इस संदर्भ में विचार एवं कार्यवाही करने के लिए विद्यालय द्वारा निर्माण योजना जीर्णोद्धार योजना प्रस्ताव पत्र मिशन को समर्पित की जा सकती है। अंकुरन परियोजना के प्रखंड स्तरीय कार्यकर्ता की यह जिम्मेदारी होगी कि वे मिशन के साथ तालमेल व समन्वय स्थापित करके निर्माण कार्य संपन्न करावें। इस परियोजना का तीसरा अवयव ही एकमात्र ऐसा अवयव है जिसके लिए बजट के लिए राज्य सरकार द्वारा बजट आवंटित करने एवं जारी करने की आवश्यकता है, क्योंकि राज्य द्वारा संचालित अन्य कार्यक्रमों से इसकी कम संभावना है। इस अव्यय के खर्च की तीव्रता को 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहले 1 वर्ष के लिए स्थापना चरण एवं तत्पश्चात अनिश्चित काल के लिए पुनरावृत्ति चरण। खर्च का अधिकांश हिस्सा पहले चरण में ही लगेगा क्योंकि इस दौरान अधिकतम प्रशिक्षण क्षमता विकास सत्र और सूचना जानकारी संवाद संसाधनों IAC मटेरियल्स भी बनाए जाएंगे। पुनरावृत्ति चरण के दौरान जागरूकता अभियान के अधिकांश हिस्से का निष्पादन अंकुरन परियोजना के कार्यकर्ताओं द्वारा न्यूनतम खर्च पर किया जाएगा। स्थापना एवं पुनरावृत्ति चरण का सही खर्च गणना राज्य में परियोजना के तहत आच्छादित की जाने वाली विद्यालयों की सही संख्या के आधार पर शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा आंतरिक रूप से पहल करके किया जाना चाहिए। अगला है परियोजना के खर्च का चौथा अवयव परियोजना के लिए नियुक्त कार्यकर्ताओं से संबंधित है। इस परिप्रेक्ष्य में शिक्षा विभाग के साथ पहले से ही कार्यरत कार्यकर्ताओं को राज्य जिला एवं प्रखंड स्तर पर अतिरिक्त भार देकर खर्च का प्रबंधन किया जा सकता है। विद्यालय के स्तर पर मात्र एक नई नियुक्ति की आवश्यकता होगी, अर्थात पोषण वाटिका के माली या संरक्षक। इनसे संबंधित खर्च को मनरेगा के तहत श्रम खर्च के तहत प्रबंधित किया जा सकता है। अगला है अध्याय 7 अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण। किसी भी क्रियान्वयन का अनुश्रवण एक महत्वपूर्ण आयाम होता है। अधिकांश परिस्थिति में किसी भी कार्य की सफलता और असफलता प्रमुख रूप से प्रभावी अनुश्रवण तंत्र पर निर्भर करती है।
सामान्यतः किसी भी परियोजना प्रबंधन में अनुश्रवण तंत्र विचार एवं प्रक्रिया इकाई होती है, अर्थात सीख, नवाचार और मध्यकालीन सुधार का अभिभावक। अंकुरण की एक परियोजना है, इसके कुछ निश्चित लक्ष्य हैं और इसके क्रियान्वयन की एक विशिष्ट प्रक्रिया है। अब अनुश्रवण के सूचक होते हैं। एक प्रभावी अनुश्रवण तंत्र की रचना का पहला चरण सभी लक्षित प्रभावों के लिए अनुश्रवण सूचकों को परिभाषित तय करना होता है। ये सूचक परियोजना क्रियान्वयन के दौरान निर्दिष्ट परियोजना प्रभावों के सापेक्ष परियोजना प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक आंकड़ों के संकलन करने का सुनिश्चित दिशा प्रदान करते हैं। इस दस्तावेज के द्वितीय अध्याय में परियोजना के लिए तय परियोजना प्रभावों का विस्तार दिया गया है। नीचे के टेबल में 5 प्रमुख परियोजनाओं प्रभावों के आलोक में सूचकों का विस्तार दिया गया है, जिसके सापेक्ष नियमित रूप से अनुश्रवण आंकड़े एकत्र किए जाएंगे। परिणाम 1 है, विद्यालय परिसर में एक क्रियाशील पोषण वाटिका स्थापित हो चुकी है और पोषण आपूर्ति स्रोत के रूप में यह अनवरत कार्य कर रही है। सूचक 1.1 है, कुल बनाए गए क्यारियों के सापेक्ष कृषि क्यारियाँ। सूचक 1.2 मौसम के अनुसार लगाए गए सब्जियों के पौधों की संख्या और प्रकार। सूचक 1.3 लगाए गए बागवानी पौधों की संख्या और प्रकार। सूचक 1.4 मौसमवार और फसलवार उत्पादन मात्रा किलोग्राम में कितना हुआ, इसका माप लेना। अगला सूचक 1.5 पोषण वाटिका में हुए नुकसान की संख्या, प्राकृतिक और मानवकृत नुकसान को अलग अलग वर्गीकृत करना। अगला सूचक 1.6 पोषण वाटिका के क्रियान्वयन से संबंधित खर्चों का विवरण रखने के लिए मौसमवार खातों का रखरखाव और खर्च के सापेक्ष लाभ के वित्तीय मूल्य की गणना। परिणाम 2 है, सब्जियों से प्राप्त होने वाले पोषण और इसके स्वास्थ्य प्रभाव के बारे में विद्यार्थियों में बड़ी जानकारी और घरेलू स्तर पर सब्जियों के प्रयोग में बड़ी मांग का आकलन। सूचक 2.2.1 है, विद्यालय में विद्यालय शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों के साथ आयोजित परिचर्चा की संख्या, प्रार्थना सत्र अथवा कक्षा के दौरान चर्चा। सूचक 2.2 पोषण वाटिका सब्जियां पोषण के बारे में जिज्ञासु विद्यार्थियों की संख्या के दौरान अथवा अनौपचारिकता रूप से। सूचक 2.3 अभिभावक शिक्षक अंकुरण परियोजना कार्यकर्ताओं के मध्य आयोजित बैठकों की संख्या। सूचक 2.4 गृह पोषण वाटिका की स्थापना का कार्य प्रारंभ कर चुके घरों की संख्या। परिणाम 3 घर पर पोषण वाटिका की स्थापना हेतु अभिभावकों की क्षमता वृद्धि और संसाधन का प्रसार। सूचक 3.1 है, गृह पोषण वाटिका की स्थापना हेतु चिन्हित अभिभावकों की एवं अपेक्षित पहल की संख्या। सूचक 3.2 अभिभावकों के साथ आयोजित परिचर्चा की संख्या। सूचक 3.3 गृह पोषण वाटिका की स्थापना हेतु अभिभावकों को दिए गए सहयोग का प्रकार। सूचक 3.4 अभिभावकों द्वारा स्थापित गृह पोषण वाटिका की संख्या जो उत्पादन कर रहे हैं। परिणाम 4 है, हाथ की सफाई और अच्छी स्वच्छता अभ्यासों के बारे में विद्यार्थियों में बढ़ी जागरूकता और संवेदनशीलता। सूचक 4.1 हाथ धोने के स्थान वाले विद्यार्थियों की संख्या। सूचक 4.2 विद्यालय में निर्मित हाथ धोने की संरचना की संख्या। सूचक 4.3 वैसे विद्यालयों की संख्या जहाँ के विद्यार्थी व्यक्तिगत स्वच्छता व्यवस्था और हाथ धोने का अभ्यास कर रहे हैं। सूचक 4.4 शौचालयों की व्यवस्था वाले विद्यालयों की संख्या। सूचक 4.5 विद्यालयों में निर्मित शौचालयों की संख्या। सूचक 4.6 वैसे विद्यालयों की संख्या जहाँ नियमित रूप से पानी और सफाई रसायनों द्वारा शौचालय की साफ सफाई की जाती है। सूचक 4.7 ऐसे विद्यालयों की संख्या जहाँ खुले में मल मूत्र इत्यादि की घटनाएँ। प्रभाव 5 है, विप्स और RBSK गतिविधियों का नियमित क्रियान्वयन। सूचक 5.1 वैसे विद्यालयों की संख्या जहाँ नियमित रूप से IFA गोली की आपूर्ति की जाती है। सूचक 5.2 साप्ताहिक तौर पर विद्यालय में IFA की गोली के सेवन करने वाले विद्यार्थियों की प्रतिष्ठा। सूचक 5.3 RBSK नियमित स्वास्थ्य जांच पहल के अंतर्गत विद्यालयवार आच्छादित विद्यार्थियों की संख्या। अब 7.2 है, सूचकों के सापेक्ष आंकड़ा एकल करने के लिए सूचना के स्रोत। अनुश्रवण सूचकों को तय करने के बाद दूसरा चरण में सूचनाओं के स्रोत को चिन्हित करने का तार्किक चरण है, जिसके माध्यम से प्रगति मूल्यांकन के लिए प्रत्येक सूचकों के लिए आंकड़े एकत्र किए जाएंगे। नीचे की सारणी में प्रत्येक के लिए सूचना के स्रोत का विवरण दिया गया है। सूचक हैं और सूचना के स्रोत। सूचक 1.1 परियोजना विद्यालय जानकारी पंजी। सूचक 1.2 विद्यालयवार फसल कैलेंडर पंजी। सूचक 1.3 विद्यालयवार फसल कैलेंडर पंजी। सूचक 1.4 विद्यालयवार मासिक कृषि एवं उत्पादन ट्रैकिंग पंजी।
सूचक 1.5 विद्यालय वार मासिक कृषि एवं उत्पादन ट्रैकिंग पंजी इतिहास रिपोर्ट। सूचक 1.6 विद्यालय वार मासिक पोषण वाटिका आगत ट्रैकिंग पंजी। सूचक 2.1 विद्यालय वार मासिक गतिविधि ट्रैकिंग रिपोर्ट। सूचक 2.2 विद्यालय वार नोडल शिक्षक प्रगति प्रतिवेदन अंकुरण परियोजना कार्यकर्ता का मासिक विद्यालय दौरा रिपोर्ट। सूचक 2.3 बैठक पंजी मासिक गतिविधि ट्रैकिंग प्रतिवेदन। सूचक 2.4 मासिक गतिविधि ट्रैकिंग प्रतिवेदन। सूचक 3.1 मासिक गतिविधि ट्रैकिंग प्रतिवेदन। सूचक 3.2 कृषि सहयोगी निकाय गतिविधि ट्रैकिंग प्रतिवेदन। सूचक 3.3 विद्यालय गतिविधि ट्रैकिंग प्रतिवेदन कृषि सहयोगी निकाय गतिविधि ट्रैकिंग प्रतिवेदन। और सूचक 3.4 है कृषि सहयोगी निकाय गतिविधि ट्रैकिंग प्रतिवेदन फोटो के साथ केस रिपोर्ट। नोट है 3 संलग्नक 1 के रूप में संलग्न है, चौथा संलग्नक 2 के रूप में संलग्न है, पाँचवां संलग्नक 3 के रूप में संलग्न है, छठा संलग्नक 4 के रूप में संलग्न है। सूचक 4.1 परियोजना विद्यालय विवरण पंजी। सूचक 4.2 निर्माण संपूर्णता प्रतिवेदन। सूचक 4.3 विद्यालय गतिविधि ट्रैकिंग प्रतिवेदन बाल संसद मीना मंच बैठक पंजी। अंकुरण प्रखंड कार्यकर्ता द्वारा मासिक विद्यालय दौरा प्रतिवेदन। सूचक 4.4 है परियोजना विद्यालय विवरण पंजी। सूचक 4.5 निर्माण संपूर्णता प्रतिवेदन। सूचक 4.6 विद्यालय गतिविधि ट्रैकिंग प्रतिवेदन बाल संसद मीना मंच बैठक पंजी। अंकुरण प्रखंड कार्यकर्ता द्वारा मासिक विद्यालय दौरा रिपोर्ट। सूचक 4.7 विद्यालय गतिविधि ट्रैकिंग प्रतिवेदन बाल संसद मीना मंच बैठक पंजी। अंकुरण प्रखंड कार्यकर्ता द्वारा मासिक विद्यालय दौरा रिपोर्ट। सूचक 5.1 है विप्स ट्रैकिंग प्रतिवेदन। सूचक 5.2 विप्स ट्रैकिंग प्रतिवेदन। सूचक 5.3 RBS के ट्रैकिंग प्रतिवेदन। यहाँ से इन सारी चीज़ों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अगला है आंकड़ा संकलन तंत्र है और इसका निराकरण। जब सूचक और उससे संबंधित सूचना के स्रोत तय हो जाएं, तब इसके अगले आयामों को तय करने की आवश्यकता है, जैसे कि सूचना कैसे संकलित की जाएगी, कितने अंतराल पर सूचना एकत्र की जाएगी, सूचना संकलन कौन करेंगे, सूचना कैसे संकलित की जाएगी। उपरोक्त प्रश्नों के उत्तर खंड 7.2 में दिए गए सूचना के स्रोत के विवरणों में अंतर्निहित है। सूचना के स्रोत वे महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं जिन्हें परियोजना के दौरान परियोजना दस्तावेजीकरण या घटना रिपोर्ट करने के लिए बनाया जाता है। कुछ दस्तावेज जैसे विद्यालय बैठक पंजी, बाल संसद, मीना मंच पंजी, विप्स और RBS के ट्रैकिंग रिपोर्ट हैं जो सरकार की शिक्षा और स्वास्थ्य पहल के भाग के रूप में वैसी महत्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध कराती हैं जो सभी अनुश्रवण सूचकों के लिए जरूरी है। सूचनाओं का संकलन मासिक अंतराल पर किया जाएगा, क्योंकि परियोजना के दौरान अधिकांश सूचनाओं को विद्यालय स्तर पर ही उत्पन्न होंगी। मतलब विद्यालय स्तर पर कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करने वाले व्यक्ति सूचनाओं को एकत्र और संकलित करने के लिए जिम्मेदार होंगे। कुछ घटनाओं में सूचनाओं को प्रखंड स्तर पर एकत्र और संकलित किया जाएगा, अतः प्रखंड स्तर पर नियुक्त कार्यकर्ता इसको एकत्र और संकलित करने के लिए जिम्मेदार होंगे। परियोजना मूल्यांकन के लिए सूचनाओं का प्रसंस्करण प्रखंड स्तर पर प्रारंभ होकर क्रमशः जिला स्तर और राज्य स्तर पर किया जाएगा। इसे त्रैमासिक स्तर पर किया जाएगा। अंकुरण परियोजना के तहत विभिन्न स्तर पर नियुक्त व्यक्ति विभिन्न भौगोलिक स्तर पर सूचनाओं के विशिष्ट संस्करण के लिए जिम्मेदार होंगे। अनुश्रवण मूल्यांकन के आधार पर चिन्हित परियोजना प्रगति के विचलन को त्रैमासिक स्तर पर संज्ञान में लेते हुए इसका परिप्रेक्ष्य स्तरीय समस्याओं को राज्य और जिला स्तर पर अंकुरण टीम के पर्यवेक्षण में निराकृत किया जाएगा, ऐसा इसमें रखा गया। अब संलग्नक हैं, इसमें संलग्नक अनुलग्नक 1 है परियोजना विद्यालय विवरण पंजी है। परियोजना लक्षित विद्यालय विवरण, इसमें क्या लेंगे, विद्यालय का नाम, DISE कोड क्या है, प्रधानाध्यापक का नाम, प्रधानाध्यापक का संपर्क क्षेत्र, प्रखंड, जिला, पोषण वाटिका का कुल क्षेत्र वर्ग फीट में, कुल क्यारियों की संख्या, पोषण वाटिका का घेराव किया गया हाँ या नहीं, पंजीकृत विद्यार्थियों की संख्या, वर्ग। इसी तरह से अन्य छोटे उम्र के बच्चों के लिए भी किया जा सकता है। यहाँ एक सैंपल दिया गया है, वर्ग 6 का पुरुष कितना महिला कितना, वर्ग 7 पुरुष महिला, वर्ग 8 पुरुष महिला। ऐसे ही ऊपरी कक्षाओं के लिए कॉलेजों विद्यालयों में भी किया जा सकता है। शिक्षकों की संख्या, अंकुरण परियोजना के नोडल शिक्षक का नाम, अंकुरण परियोजना के नोडल शिक्षक का संपर्क सूत्र यानी मोबाइल नंबर, पोषण वाटिका के मालिक का नाम, हाथ धोने की संरचना की उपलब्धता हाँ या नहीं, अंकुरण परियोजना के तहत बना हाथ धोने की संरचना हाँ या नहीं, बालिकाओं के लिए शौचालय की उपलब्धता है कि नहीं, बालकों के लिए शौचालय की उपलब्धता हाँ या नहीं, अंकुरण परियोजना के तहत बालिकाओं के लिए बना शौचालय हाँ या नहीं, अंकुरण परियोजना के तहत बालकों के लिए बना शौचालय हाँ या नहीं, नहीं है तो बनाइए।
अब संलग्न 2 विद्यालय वार फसल कैलेंडर पंजी है। पोषण वाटिका कृषि कैलेंडर प्रत्येक माह भरा जाएगा और अद्यतन किया जाएगा। विद्यालय का नाम प्रखंड है, विवरण में है। इस जमीन का विवरण है क्यारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बागवानी फसल 1 2 3 4 5 जो हैं उनका। अब महीने का नाम हो गया, जनवरी में कौन सा फसल हुआ, तोड़े गए फसल का नाम जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर इसमें लिखें। ये इसका फॉर्मेट हो गया। संलग्न 3 हो गया, विद्यालय वार मासिक कृषि व उत्पादन ट्रैकिंग पंजी है। पोषण वाटिका कृषि व उत्पादन ट्रैकिंग प्रपत्र मासिक आधार पर। विद्यालय का नाम प्रखंड, प्रतिवेदन का माह में पोषण वाटिका के संचालन पर हुआ कुल खर्च बीज उर्वरक कीटनाशी रुपये में। रुपये हुए फसल एवं फसल कटाई का विवरण है। विवरण फसल का नाम, कुल उपज की मात्रा, यानी जो क्यारी में खेती हुई कितना उपज हुआ, कौन सा ज़मीन में किस विद्यालय के माध्यम से कितना खेती हुआ और कितना उसका उपभोग किया गया। फसल का नाम, कुल उपज की मात्रा किलोग्राम में ये लिखा जा सकता है इस तरीके से। 1 2 3 4 5 सारा चीज़ को लेकर के। अगला है विद्यालय वार मासिक कृषि व उत्पादन लागत ट्रैकिंग पंजी। पोषण वाटिका कृषि व उत्पादन लागत ट्रैकिंग प्रपत्र मासिक आधार पर। विद्यालय का नाम प्रखंड, प्रतिवेदन का माह में पोषक वाटिका के संचालन पर हुआ कुल खर्च बीज उर्वरक कीटनाशी रुपये में। सामग्री रुपये में कुल लागत टिप्पणी, बीज में कितना लगा, छोटे पौधे, उर्वरक कीटनाशी उपकरण, पोषण वाटिका माली के अलावे भाड़े पर उपयोग किए गए श्रमिक का खर्च, अन्य कुल कितना होगा, ये सारा रुपये में कुल लागत और टिप्पणी। अगला हो गया संलग्न 5 विप्स का सारांश। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने किशोर और किशोरियों में अनीमिया की उच्च दर की चुनौती का सामना करने के लिए साप्ताहिक आयरन फॉलिक एसिड अनुपूरण कार्यक्रम विप्स को प्रारंभ किया। आयरन फॉलिक एसिड संपूरण हेतु साप्ताहिक रूप से पर्यवेक्षण में IFAT गोली का सेवन और अर्धवार्षिक तौर पर पेट के कीड़े का नियंत्रण के लिए अल्बेंडाजोल गोली का सेवन के माध्यम से किशोर किशोरियों में अनीमिया का नियंत्रण के लिए विप्स कार्यक्रम साक्ष्य आधारित कार्यक्रम है। इसका दीर्घकालीन लक्ष्य अनीमिया के पीढ़ीगत कुचक्र को तोड़ना है। इस अल्पकालीन लक्ष्य मानव पूंजी के पोषण स्तर को सुधारना है। इस कार्यक्रम को देश भर में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लागू किया जा रहा है। अब विप्स कार्यक्रम की विशेषता है साप्ताहिक आयरन फॉलिक एसिड अनुपूरण। विप्स की किशोरावस्था की आबादी 10 से 19 वर्ष में अनीमिया की बहुलता और दुष्परिणाम को कम करना है। लक्षित समूह है सरकारी या सरकार द्वारा पोषित नगर निगम विद्यालयों में पंजीकृत कक्षा 6 से 12 की किशोर किशोरियाँ। दूसरा है विद्यालय से बाहर की किशोरियाँ। पहल है नियत दिन रणनीति के साथ 100 मिलीग्राम आयरन और 500 ग्राम फॉलिक एसिड युक्त गोली के पर्यवेक्षित सेवन का प्रशासन करना, मतलब उनको देना। मध्य गंभीर श्रेणी के अनीमिया से ग्रस्त किशोर किशोरियों की पहचान करना और इन्हें संबंधित स्वास्थ्य सेवा केंद्रों पर भेजना। पेट के जोंक का नियंत्रण के लिए अर्धवार्षिक तौर पर 400 मिलीग्राम के अल्बेंडाजोल का सेवन द्वारा कृमि नियंत्रण करना। आहार सेवन बढ़ाने के लिए सूचना और परामर्श देना तथा आंतरीय कृमि संकरण से सुरक्षा हेतु पहल करना। विप्स कार्यक्रम के क्रियान्वयन योजना है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ अन्य हितभागियों के बीच समन्वय स्थापित करना एक महत्वपूर्ण पहलू है। परस्पर समन्वय हेतु प्रमुख क्षेत्र हैं सामूहिक रूप से कार्यक्रम का योजना बनाना, स्वास्थ्य पदाधिकारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, नर्स, विद्यालय शिक्षक और अन्य नोडल सेवा प्रदाताओं का क्षमता निर्माण, अनुश्रवण और बहुआयामी संवाद इत्यादि। संलग्न 6 है RBSK का सारांश है। जन्म से 18 वर्ष की आयु के बच्चों में शीघ्र पहचान और शीघ्र निराकरण आधारित राष्ट्रीय पहल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBSK एक महत्वपूर्ण पहल है। इसमें 4D को शामिल किया गया है। जन्म के समय असामान्यता, डिफेक्ट्स, कुपोषण, डेफिशिएंसीज, बीमारी, डिजीजेज, विकास में देरी और अपंगता, डेवलपमेंट डिलेज एंड डिसेबिलिटी का ध्यान देने योग्य है कि 0 से 6 वर्ष आयु सीमा को जिला शीघ्र पहल केंद्र DIIC पर विशेष रूप से प्रबंधित किया जाता है, जबकि 6 वर्ष से 18 वर्ष उम्र सीमा के समीप उपस्थित लोक स्वास्थ्य केंद्रों द्वारा स्वास्थ्य प्रबंधन किया जाता है। दोनों उम्र समूहों के लिए DEIC रेफरल लिंकेज के रूप में काम करता है। पहले स्तर का जांच स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के स्थान पर उपस्थित चिकित्सा अधिकारी, नर्स और ANM द्वारा किया जाएगा। जन्म के 48 घंटे के बाद से 6 सप्ताह तक नवजात शिशु का स्वास्थ्य जांच गृह आधारित नवजात देखरेख HPNC के तहत आशा द्वारा किया जाएगा। 6 सप्ताह से 6 वर्ष की उम्र में शिशुओं का आंगनबाड़ी केंद्र और 6 से 18 वर्ष की उम्र के बच्चों का विद्यालय स्तर पर समर्पित भ्रमणशील स्वास्थ्य टीम द्वारा स्वास्थ्य जांच किया जाएगा। एक बार जब पहचान के इन केंद्रों पर बच्चों का स्वास्थ्य जांच और रेफरल हो जाए
यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आवश्यक उपचार पहल को शून्य लागत पर परिवार को उपलब्ध कराया जा सके। लक्षित उम्र समूह इन सेवाओं के अंतर्गत 0 से 6 वर्ष उम्र के ग्रामीण और शहरी झुग्गी झोपड़ियों के बच्चों के साथ साथ सरकारी विद्यालयों और सरकारी अनुदान प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 में पंजीकृत बच्चों को शामिल किया गया है। यह अनुमानित है कि यह सेवाएं चरणवार रूप से लगभग 27 करोड़ बच्चों तक पहुँचेंगी। इस तरीके से पूरे देश में 140 करोड़ की आबादी है। देखा जा सकता है कि सारे स्कूल में अच्छे कार्यक्रम को पढ़ाया जा सकता है, लागू किया जा सकता है, एक्सटेंड किया जा सकता है। उम्र समूह का व्यापक श्रेणी और अनुमानित लाभान्वितों को नीचे की सारणी में दर्शाया गया है। विभिन्न प्रकार के उपकरणों के प्रयोग और विभिन्न परिस्थितियों की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए बच्चों को 3 श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। श्रेणी लक्ष्य अनुमानित आच्छादन, सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र और घर पर जन्मे शिशु जन्म से 6 सप्ताह अनुमानित आच्छादन 2 करोड़ जो क्षेत्र हैं। ग्रामीण क्षेत्र और शहरी झुग्गियों में विद्यालय पूर्व के बच्चे 6 सप्ताह से 6 वर्ष 8 करोड़। सरकारी विद्यालय और सरकार द्वारा वित्त पोषित विद्यालय में कक्षा 1 से 12 में पंजीकृत बच्चे 6 से 18 वर्ष 17 करोड़। इसकी संख्या अभी के अनुसार एडिट की जा सकती है। जांच की जाने वाली स्वास्थ्य परिस्थितियाँ। राष्ट्रीय बाल संस्थान कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत शिशु स्वास्थ्य जांच और शीघ्र पहल सेवाओं के तहत 30 चयनित स्वास्थ्य परिस्थितियों पर जांच, शीघ्र पहचान और निःशुल्क प्रबंधन का प्रावधान है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा हाइपोथायरॉयडिज्म, सिकल सेल एनीमिया और बीटा थैलेसेमिया आधारित ऊपरी त्वचीय परिस्थितियों अपने पास उपलब्ध जांच व विशिष्ट सुविधा के आधार पर शामिल कर सकते हैं। शिशु स्वास्थ्य जांच और शीघ्र पहल सेवाओं के लिए चिन्हित स्वास्थ्य परिस्थितियाँ। जन्म के समय डिफेक्ट, इसमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, गंभीर एनीमिया, डाउन सिंड्रोम, कटे टालू, टालिप्स, कलवफुट, हिप की डेनहल डेवलपमेंट की डिस्प्लेसमेंट है, हिप डिस्प्लेसमेंट की समस्या है, डिस्क डिस्प्लेसमेंट की बात होती है। कमी या अल्पता से होने वाला क्या है? अनीमिया, विटामिन ए अल्पता, बिटॉट स्पॉट, विटामिन डी अल्पता, रिकेटस, गंभीर कुपोषण, गलगंड या ग्वाइटर, जन्मजात कैटेरेक्ट्स हो सकती हैं, जन्मजात बधिरता हो सकता है, जन्मजात हृदय बीमारियां हो सकती हैं, अपरिपक्व रेटिना की बीमारी हो सकती है। अब बचपन की बीमारी है भाई, इसमें और सारा त्वचीय परिस्थितियाँ, खुजली, फफूंद, संक्रमण, ओटिटिस मीडिया, वात रोग, हृदय की बीमारी, प्रतिक्रियात्मक वायु मार्ग बीमारियाँ, दांत संबंधित परिस्थितियाँ, विकास में देरी तथा अपंगता, दृष्टि बाध्यता और एक्जिमा, श्रवण बाध्यता, न्यूरोमोटर बाध्यता, मोटर रिटेक, संज्ञान में देरी, भाषा में देरी, व्यवहार संबंधित ऑटिज्म, सीखने में समस्या, ध्यान भग्नता के साथ अति सक्रियता। अगला है कॉन्जेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म, सिकल सेल एनीमिया, बीटा थैलेसेमिया। प्रशिक्षण के दौरान इन बीमारियों का विवरण भी प्रशिक्षकों को बताया जा सकता है मास्टर ट्रेनर की ट्रेनिंग के दौरान। अब समुदाय और स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर जांच की प्रक्रिया है। आरबीएस के तहत बच्चों की जांच समुदाय और स्वास्थ्य केंद्र के स्तर पर किया जाएगा, जबकि सुविधा आधारित नवजात का जांच सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों जैसे पीएचसी, सीएचसी, डीएच पर उपलब्ध स्वास्थ्य सेवा प्रदाता जैसे चिकित्सा अधिकारी, नर्स कर्मचारी एवं एएनएम द्वारा किया जाएगा। और सामुदायिक स्तर पर यह जाँच भ्रमणशील स्वास्थ्य टीम द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र, सरकारी विद्यालय और सरकारी वित्त पोषित विद्यालयों में किया जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्र पर स्वास्थ्य जांच 6 वर्ष से कम उम्र के सभी स्कूल पूर्व बच्चों की जांच भ्रमणशील प्रखंड स्वास्थ्य टीम द्वारा अल्पता, बीमारी, विकास में देरी और अपंगता की जांच आंगनबाड़ी केंद्रों पर वर्ष में 2 बार किया जाएगा। 0 से 6 वर्ष के बच्चों की जांच के उपकरणों के साथ चित्रमय विवरण। विकास संबंधित देरी के लिए सहायक उपकरण भी रहेगा। विकास संबंधित देरी के लिए बच्चों का उम्र विशिष्ट उपकरणों के माध्यम से स्वास्थ्य जांच किया जाएगा और संदेहास्पद को आगे के प्रबंधन के लिए, संदेहास्पद बीमारियों के प्रबंधन के लिए, आगे के प्रबंधन के लिए DIC रेफर किया जाएगा। अगला है विद्यालय पर स्वास्थ्य जांच। सरकार द्वारा वित्त पोषित 6 वर्ष से 18 वर्ष के उम्र के विद्यालयों के बच्चों का स्वास्थ्य जांच भ्रमणशील स्वास्थ्य टीम द्वारा अल्पता, बीमारी, विकास में देरी और अपंगता तथा वर्ष में 1 बार विद्यालय स्तर पर किशोर स्वास्थ्य की जांच कराई जाएगी। इसके लिए यंत्र के रूप में प्रश्नावली प्रपत्रों स्थानीय भाषा में अथवा क्षेत्रीय भाषा में अनुवादक द्वारा व क्लिनिकल जांच द्वारा किया जाएगा। संलग्न साथ है राष्ट्रीय कृमि उन्मूलन कार्यक्रम पर विवरण। राष्ट्रीय कृमि नियंत्रण दिवस परिवार व स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल है ताकि देश के सभी बच्चों को कृमि मुक्त किया जा सके।
कम समय में अधिक बच्चों तक पहुंचने वाला यह बृहद सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम है। विश्व भर में 836 मिलियन से अधिक बच्चे परजीवी कृमि संक्रमण से पीड़ित हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 1 से 14 उम्र वर्ष के 241 मिलियन बच्चे भारत में परजीवी कृमि से संक्रमित हैं। इसे मिट्टी द्वारा संचरित होने को हेलमिंथ STH कहते हैं। सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिंथ कहते हैं। STH संक्रमण से अनीमिया, कुपोषण, असामान्य मानसिक और शारीरिक एवं बुद्धिमत्ता विकास और विद्यालय सीजन दर में वृद्धि होती है। यानी बच्चे लोग जब बीमार पड़ जाते हैं तो स्कूल कम जाएंगे, इसलिए उनका उपचार होना जरूरी है। अब राष्ट्रीय कृमि उन्मूलन दिवस के उद्देश्य। राष्ट्रीय कृमि उन्मूलन दिवस का उद्देश्य सभी विद्यालय पूर्व और विद्यालय जाने वाले पंजीकृत और गैर पंजीकृत बच्चों जिनकी उम्र 1 से 19 वर्ष के बीच है, उन्हें विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्रों पर उनके संपूर्ण स्वास्थ्य, पोषण स्थिति, शिक्षा की उपलब्धता और जीवन की गुणवत्ता को सुधारा जाएगा। प्रमुख प्रतिभागी स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को राष्ट्रीय कृमि उन्मूलन दिवस NDD को सभी स्तर पर क्रियान्वयन का निर्देश देती है। इस कार्यक्रम को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के विद्यालय शिक्षा व साक्षरता विभाग, महिला व बाल विकास मंत्रालय एवं साफ पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के संयुक्त प्रयास से क्रियान्वित किया जा रहा है। पंचायती राज मंत्रालय हो गया, जनजातीय कल्याण मंत्रालय हो गया, ग्रामीण विकास मंत्रालय है, शहरी विकास मंत्रालय और शहरी स्थानीय निकाय ULB भी कृमि उन्मूलन कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करती हैं। राष्ट्रीय कृमि उन्मूलन कार्यक्रम का क्रियान्वयन होगा। राष्ट्रीय कृमि उन्मूलन कार्यक्रम प्रथम चक्र का प्रत्येक वर्ष 10 फरवरी को चलाया जाता है। कृमि नियंत्रण का अर्धवार्षिक चक्र उन राज्यों के लिए प्रस्तावित है जहां STH संक्रमण 20% से अधिक है। 20% से कम संक्रमण वाले राज्यों में वार्षिक चक्र का प्रस्ताव है। मात्र राजस्थान और मध्य प्रदेश में 20% से कम संक्रमण रिपोर्ट किया गया है। अन्य सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में कृमि नियंत्रण हेतु अर्धवार्षिक चक्र लागू किया जा रहा है। राष्ट्रीय कृमि नियंत्रण दिवस का पहला चक्र फरवरी 2015 में चलाया गया था और 11 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 85% आच्छादन के साथ 8.9 करोड़ बच्चों को इसके तहत लाभान्वित किया गया था। इसके पश्चात फरवरी 2016, अगस्त 2016 और फरवरी व अगस्त 2017 के दौरान क्रमशः 88%, 77%, 88% बच्चों को शामिल किया गया था। निजी विद्यालयों में कार्यक्रम की पहुंच बढ़ाने और अधिक संख्या में बच्चों में कृमि नियंत्रण के लाभ को पहुंचाने के लिए विभिन्न जागरूकता गतिविधियों, मीडिया के साथ कार्यक्रम द्वारा विभिन्न पहल किया जाएगा है। जागरूकता अभियानों के माध्यम से कृमि नियंत्रण के लाभ एवं महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ती है और स्वास्थ्य व स्वच्छता व्यवहारों की रणनीतियाँ प्रभावी होती हैं। तो यह एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है यूनिसेफ का फॉर एवरी चाइल्ड। इसको देखें और इस तरीके से अन्य जो कार्यक्रम होती हैं सरकार की, उनका इम्प्लीमेंटेशन का पूरा गाइडबुक बनना चाहिए ताकि कार्यक्रम अच्छा से क्रियान्वित हो सके। इसके लिए TOT ट्रेनिंग और ट्रेनर्स भी आयोजित की जानी चाहिए सभी कार्यक्रम के लिए और उनके लिए जो नियुक्त कार्यकर्ता हैं उनके माध्यम से कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। सभी को शुभकामना और गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत, ओम नमः शिवाय।